Hello everyone, welcome to our channel and today we are going to discuss the Vision IS monthly compilation of September 2020। ठीक है, एंटायर जो करंट अफेयर आते हैं विजन आईएस के कंपाइलेशन में, ठीक है, सितंबर 2020 के जितने भी करंट अफेयर थे वो डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, एक वीडियो मैंने पहले अपलोड कर दिया थे जहाँ पे मैंने पॉलिटी और गवर्नेंस का पोर्शन डिस्कस किया था। एंटायर पॉलिटी और गवर्नेंस के जो टॉपिक्स है, 6 टॉपिक्स यहाँ पे दिए हैं, वो मैंने पहले ही कवर कर दिए। उसकी जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में दे देती हूँ, इफ़ आपने देखा नहीं हो तो आप वो रेफ़र कर सकते हो। ठीक है, अभी आज का जो वीडियो है इसमें हम इंटरनेशनल रिलेशन का जो पोर्शन है वो कवर करने वाले हैं। देखा जाए तो यहाँ पे 5 न्यूज़ है जो हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहला है राइज ऑफ मिनीलैटरल, नेक्स्ट वन इज़ अ बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में बिम्स्टेक भी बोलते हैं। बाद में है इंटरनेशनल क्रिमिनल कोड के बारे में, अफगान पीस डील क्या है और डाटा फ्री फ्लो विद ट्रस्ट। ठीक है, ये जो 5 इश्यूज़ हैं वो हम आज डिस्कस करने वाले हैं। देन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बाकी जो सेक्शन है इकोनॉमी का हो गया, ठीक है, सोशल इश्यूज, साइंस एंड टेक, ठीक है, एथिक्स, कल्चर, जो रेस्ट ऑफ द पोर्शन है वो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हम कवर कर लेंगे। ठीक है, एंड इफ़ यू आर न्यू इन आवर चैनल देन प्लीज़ डू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब फॉर द न्यू अपडेट। And let's start our today's discussion with the first topic from international relation, that is rise of minilateral। तो देखते हैं इस न्यूज़ के बारे में। सबसे पहले जानते हैं कि इस न्यूज़ का कंटेक्स्ट क्या है। तो रिसेंटली हमारी जो इंडिया है उन्होंने एक वर्चुअल ट्रायलैटरल टॉक डायलॉग हेल्ड किए थे, ठीक है, फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया के साथ। ठीक है, इंडिया, फ्रांस एंड ऑस्ट्रेलिया तीनों के ट्रायलैटरल डायलॉग हुए थे। ठीक है, अभी ये क्या हुआ इसके बारे में अगर डिटेल देखा जाए तो ये जो मेन डायलॉग्स थे वो हेल्ड हुए थे फॉर इन्हांसिंग द कोऑपरेशन इन द इंडो पैसिफिक रीजन। ठीक है, इंडो पैसिफिक रीजन को इन्हांस करने के लिए इन 3 कंट्रीज़ के कोऑपरेशन, ठीक है, उसको इन्हांस करने के लिए ये मेनली जो डायलॉग कंडक्ट हुए थे। अभी मैं बता देती हूँ कि आपको इंडो पैसिफिक रीजन क्या है और उसका इंपॉर्टेंस क्या है। तो इंडो पैसिफिक रीजन के बारे में अगर देखा जाए, इट इज़ अ जियोपॉलिटिकल कंस्ट्रक्ट which represents an integrated theater that combine the Indian Ocean and the Pacific Ocean and the land masses that surround him। ठीक है, तो इंडियन पैसिफिक, इंडो पैसिफिक रीजन ऐसा रीजन है जो जियोपॉलिटिकली कंस्ट्रक्टेड है, रीजन बोल सकते हैं, जो कंबाइन करता है इंडियन ओशियन एंड अ पैसिफिक ओशियन। ठीक है, अगर इसका मेन अगर रिलेवेंस देखा जाए इस रिसेंट टाइम में तो काफ़ी रिलेवेंस रहा है। ठीक है, बिकॉज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इम्पॉर्टेंट सी लाइंस ऑफ द कम्युनिकेशन, काफ़ी इंपॉर्टेंट सी लाइंस जो है कम्युनिकेशन से वो इस रीजन में है। उसके साथ साथ मरीटाइन सिक्योरिटी कंसर्न, राइज ऑफ एशियन इकोनॉमी एंड चाइना एग्रेसिव मिलिट्री एंड फॉरेन पॉलिसी। ठीक है, इन सारे रीजन्स के वजह से कहीं ना कहीं जो इंडो पैसिफिक रीजन है वो ज़्यादा रिलेवेंस इस टाइम पे देखा जा रहा है। Several regional and extra regional countries like India, Japan, USA, Australia, France, etc. have released policies focused on the Indo-Pacific, acknowledging the strategic shift टूअर्ड द रीजन। ठीक है, जो देखो अभी जैसे जानते हैं कि जो इंडो पैसिफिक रीजन है, ठीक है, उसके जो रीजनल कंट्री है, ठीक है, जो अटैच कंट्री है या जो एक्स्ट्रा रीजनल कंट्रीज़ है, उन सारा का जो फोकस है इस रीजन में अभी काफ़ी दिखाई दे रहा है। ठीक है, इसकी स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस के वजह से कहीं ना कहीं सबका फोकस यहाँ पे दिखाई दे रहा है। इसलिए जो इंडो पैसिफिक रीजन है इनको इसमें इन्हांस करने के लिए उन सब कंट्रीज़ का कॉपरेशन, ठीक है, इन तीनों कंट्री ने, दैट इज़ इंडिया, फ्रांस एंड ऑस्ट्रेलिया ने ट्रायलैटरल डायलॉग हेल्प किए थे। ठीक है, अभी रिसेंटली एक न्यूज़ भी यहाँ पे दी गई है। ठीक है, रिसेंट न्यूज़ है कि जर्मनी एडॉप्ट एन इंडो पैसिफिक पॉलिसी। ठीक है, तो जर्मनी ने भी एक रिसेंटली एक इंडो पैसिफिक पॉलिसी उन्होंने एडॉप्ट की है। ठीक है, जो सेंटर करती है अराउंड ग्रेट सिक्योरिटी एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन रिलेटेड। ठीक है, दो इट्स पॉलिसी जर्मनी एम टू स्ट्रेंथन रिलेशन एंड टू एक्सपांड कोऑपरेशन इन इंडो पैसिफिक कंट्री इन द एरिया ऑफ मल्टीलैटरलिज्म, क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन, ह्यूमन रिसोर्स, रूल्स बेस्ड फ्री ट्रेड, कनेक्टिविटी, द डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन एंड इन पर्टिकुलर सिक्योरिटी पॉलिसी। ठीक है, तो ये जो मेन एम है इंडो पैसिफिक पॉलिसी अडॉप्ट करने का जर्मनी का, तो वो जो भी
इंडो पैसिफिक रीजन रिलेटेड कंट्रीज़ है, ठीक है, उसमें उनका कोऑपरेशन इंक्रीज़ करना, ठीक है, काफ़ी सारे जैसे फील्ड्स यहाँ पे मेंशन है, अभी मैंने जो बोले, ठीक है, मल्टीलैटरलिज्म हो गया, ठीक है, या क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन हो गया, इस सारे जो इश्यूज़ है उनको भी स्ट्रेंथन करने के लिए जो है इन्होंने एक पॉलिसी लाई है, ठीक है। अभी हम हमारी न्यूज़ की तरफ आते हैं, ठीक है। तो टॉपिक जो मोस्ट ऑफ द टॉपिक जो डिस्कस में है, ठीक है, वो देखा जाए तो इकोनॉमिक एंड जियो स्ट्रेटेजिक चैलेंजेस एंड द कॉपरेशन इन इंडो पैसिफिक पर्टिकुलरली इन द कंटेक्स ऑफ कोविड-19 पैंडमिक एंड डोमेस्टिक रिस्पॉन्स टू कोविड-19, ठीक है। तो ये जो कॉपरेशन लाया गया है, ठीक है, जो भी अभी इकोनॉमिक और जियो स्ट्रेटेजिक चैलेंज फेस कर रहे हैं हम, ठीक है, कोविड-19 पैंडमिक के वजह से, ठीक है, इन सारों को जो है इन सारों से बाहर निकलने के लिए जो है ये टॉक्स हेल्प कर रही है, ठीक है। कॉपरेशन ऑन अ मराइन ग्लोबल sorry cooperation on marine global commons and potential areas for practical cooperation at the trilateral and the regional level, including though regional organizations such as Asian IORA, that is Indian Ocean Rim Association and the Indian Ocean Commission, ठीक है। यहाँ पे ये जो रीजंस है, ठीक है, ये जो डायलॉग्स हुई है, ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं जो कॉपरेशन है मराइन ग्लोबल कॉमन्स, ठीक है, जो प्रैक्टिकल्स देखा जाए अगर जो कॉपरेशन ट्राइलेटरल और रीजनल लेवल तक, ठीक है, बस इन तीनों एरिया तक सीमित नहीं रहेंगे, इन तीनों जो ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस और इंडिया, ठीक है, जो बाकी ऑर्गेनाइजेशन है उनको भी इंक्लूड करके एक प्रॉपर जो कॉपरेशन है उसको हेल्प करने का देखा गया है, ठीक है। अभी इसमें से कौन से बाकी ऑर्गेनाइजेशन, जैसे एशियन का अगर फुल फॉर्म देखा जाए वो है एसोसिएशन ऑफ अ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, ठीक है, फॉर्मेशन हुआ था 1967 में, ठीक है। अगर बाद में है IORA, ठीक है, इंडियन ओशियन रीम एसोसिएशन एंड इंडियन ओशियन कमीशन, ठीक है। प्रायोरिटीज, चैलेंजेस एंड ट्रेंड्स in the region and the global multilateral institution, including the best way to strengthening and reform the multilateralism, ठीक है। अभी ऑब्जेक्टिव देखा जाए इस मीटिंग का, ठीक है, ये जो डायलॉग्स होल्ड हुई है तो मेन ऑब्जेक्टिव यहाँ पे मेंशन किया है, building on a strong bilateral relation that the three countries share with each other and synergizing their respective strength to ensure a पीसफुल, सिक्योर, प्रॉस्परस एंड रूल बेस्ड इंडो पैसिफिक रीजन, ठीक है। तो इन जो तीन कंट्रीज़ की डायलॉग इसीलिए हेल्प हुई है कि वो एक स्ट्रॉन्ग जो है, ठीक है, रिस्पेक्टिव स्ट्रेंथ को देख के, ठीक है, एक पीसफुल, सिक्योर और एक प्रॉस्परस जो है इंडो पैसिफिक रीजन को बिल्ड करने के लिए इन मीटिंग का हेल्ड हुआ था और हम बोल सकते हैं ये उनका ऑब्जेक्टिव था, ठीक है। थ्री साइड्स इन तीनों ने भी एग्री किया है कि वो जो है डायलॉग्स हेल्प करेंगे इंडो पैसिफिक रीजन रिलेटेड मेजर्स लेने के लिए एनुअल बेसिस पे, ठीक है। और यहाँ पे क्या दिया गया है, वाइल बायलैटरल एंड मल्टीलैटरल dialogues such as India 2+2 dialogue with Australia, Japan and United States, Quad, etc. are common phenomena in the Indo-Pacific. The recent time has been emerge of a minilateral. There is already an India, US, Japan trilateral and also India, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया ट्राइलेटरल टेकिंग शेप, ठीक है। तो अभी हम जैसे देख सकते हैं कि इंडो पैसिफिक रीजन में काफ़ी सारे जो कंट्रीज़ का बायलैटरल या ट्राइलेटरल टॉक्स हो रहे हैं, ठीक है। इंडिया का अगर बेसिस देखा जाए तो इंडिया के भी 2+2 डायलॉग हुए हैं जापान, ऑस्ट्रेलिया एंड यूनाइटेड नेशन के साथ। उसके साथ साथ कॉड जो ग्रुपिंग है उनके भी टॉक्स हुए हैं, ठीक है। उसके साथ साथ देखा जाए कि इंडिया की US, जापान एंड इंडिया अलॉन्ग विथ इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया ऐसे भी टॉक्स हुए हैं और वो कहीं ना कहीं रिसेंट टाइम का एक न्यू फिनोमिना को इमर्ज करती है, उसको हम बोलते हैं मिनी लैटरल्स, ठीक है। द फैक्टर दैट आर रिस्पॉन्सिबल टू राइज ऑफ अ मिनी लैटरल्स, अभी ये मिनी लैटरल्स का राइज किस वजह से हो रहा है, कौन से फैक्टर्स उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, ठीक है, जो इंडो पैसिफिक रीजन के लिए ज़्यादा फोकस फैक्टर ला रहे हैं, ठीक है। ऐसे टॉक्स क्यों हो रहे हैं इसके बारे में देखा जाए, जो फैक्टर्स है वो है, सबसे पहला फैक्टर है ईजियर टू स्ट्राइक कन्वर्जन इन इंटरेस्ट, स्मॉलर पार्टनरशिप कैन फोकस स्पेसिफिक म्यूचुअल ऑब्जेक्टिव एंड गोल्स, ठीक है। अभी ये जो टॉक्स है, ठीक है, तीन ट्राइलैटरल टॉक्स या बायलैटरल टॉक्स जो हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं एक स्मॉल पार्टनरशिप, ठीक है, और वो कहीं ना कहीं है एक म्यूचुअल जो ऑब्जेक्टिव है, स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव या गोल्स, उसको फुलफिल करने के लिए बहुत काबिल तारीफ रह सकता है, इसलिए जो है इनके टॉक्स हो रहे हैं। नेक्स्ट जो फैक्टर्स है वो है स्ट्रैटेजिक रैशनल, इंडिया, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया ट्राइलैटरल इज़ अ नेचुरल फिट फॉर ऑल three because of their stake in ensuring a free, open and inclusive Indo-Pacific border, ठीक है। तो स्ट्रैटेजिक जो उनकी
स्ट्रैटेजिक रैशनल के केस में अगर देखा जाए, ये टॉक्स जो है, ठीक है, अभी जैसे हमने बोला कि इंडिया, फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया के अभी रिसेंटली जो डायलॉग्स हुए हैं वो कहीं ना कहीं उनको एक काफ़ी सारे बेनिफिट्स प्रोवाइड कर सकती है, ठीक है। दे कैन प्रोवाइड डिफरेंट टाइप ऑफ बेनिफिट्स सच एज इंश्योरिंग अ फ्री एंड ओपन इंक्लूसिव इंडो पैसिफिक ऑर्डर, ठीक है। तो ये उनको नेचुरली फिट हो सकता है, इसलिए जो है हम बोल सकते हैं कि ये भी एक फैक्टर है जो राइज कर रहा है मल्टीलैटरल्स को। नेक्स्ट रीज़न है मूविंग बियॉन्ड अनसर्टिनिटी क्रिएटेड बाय सर्टन पार्टनर्स, ठीक है। जो अनसर्टिनिटी काफ़ी डिफरेंट पार्टनर्स की वजह से हो रही है, ठीक है, जैसे पार्टनर्स ऑफ अ लार्ज ग्रुपिंग, ठीक है, लार्ज ग्रुपिंग के वजह से, ठीक है, कहीं ना कहीं फाइंड इट देयर इंटरेस्ट इन मूविंग अ स्मॉल पार्टनरशिप टू ओवरकम द अनसर्टिनिटी, ठीक है। लार्ज ग्रुपिंग जितनी बड़ी ग्रुपिंग होंगी तो वो कहीं ना कहीं काफ़ी सारे अनसर्टिनिटी को अराइज करते हैं, इसलिए जो है स्मॉल ग्रुपिंग जो है की जा रही है, ठीक है। और नेक्स्ट रीज़न है सीकिंग इनफॉर्मल डायलॉग्स। ट्राइलैटरल्स आर एन इफेक्टिव वे टू डिस्कस इमर्जिंग इश्यूज इन अ फ्लेक्सिबल मैनर विदाउट एस्टैब्लिशिंग अ रिजिड कमिटमेंट एंड गोइंग थ्रू लेंदी फॉर्मल निगोशिएशन, ठीक है। जो सीकिंग अ फॉर्मल डायलॉग, ठीक है, ये ट्राइलैटरल जो डायलॉग है वो कहीं ना कहीं जो इमर्जिंग इश्यूज़ है उसको फ्लेक्सिबली, ठीक है, विदाउट एस्टैब्लिशिंग एनी एक स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट, ठीक है। मोस्टली जब टॉक्स होते हैं 2+2 डायलॉग्स हो गए या काफ़ी जो डायलॉग्स होते हैं डिफरेंट कंट्री के बीच में, एक रिजिड जो है कमिटमेंट दी जाती है कि हम इतने टाइम तक इतना कुछ कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो ऐसे टॉक्स ना होते हुए विदाउट इस्टेब्लिशिंग इस टाइप के जो रिजिड कमिटमेंट है और कुछ निगोशिएशंस, ठीक है, और इन सबसे जो है ये ट्राइलैटरल टॉक्स जो है, ठीक है, ट्राइलैटरल एक बहुत इफेक्टिव रहा है क्योंकि वो कहीं ना कहीं एक फ्लेक्सिबल मैनर में जो है इश्यूज़ को कैसे सॉल्व कर पाए उस पर ज़्यादा फोकस करता है, इसलिए हम बोल सकते हैं सीकिंग अ इनफॉर्मल डायलॉग्स भी जो एक रीज़न है, ठीक है। अभी हमने देख लिया कि कौन से रीज़न है। अभी हमने देख लिया कि जो फैक्टर्स जो है रिस्पॉन्सिबल फॉर द राइज ऑफ अ मिनीलैटरल। अब क्या है, ओवरकमिंग चैलेंज इन रिटेनिंग टू द मल्टीलैटरल एंड मल्टीलैटरलिज्म, ठीक है। अभी ये मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशन और मल्टीलैटरलिज्म को क्या क्या प्रॉब्लम्स है, ठीक है, उसको ओवरकम कैसे कर सकते हैं उसके रिलेटेड 2-3 पॉइंट्स दिए हैं, वो देख लेते हैं। पहला है कि पोलरिज्म एंड ideological infighting. Multilateral institution grouping are often led by the few institutional leaders. This increase the probability of creating figures on the line of a differences in ideology or practical issues which leave a little or no space for addressing individual standpoint, ठीक है। तो ये देखा जा रहा है एक चैलेंज जो बोल सकते हैं कि काफ़ी सारे जो मल्टीलैटरल ग्रुपिंग या इंस्टीट्यूशन है वो ज़्यादा इन्फ्लुएंस है कुछ इन्फ्लुएंशियल लीडर्स की वजह से, ठीक है। ये कहीं ना कहीं क्या इशू अराइज हो रहा है कि उनकी जो डिफरेंस इन आइडियोलॉजी, ठीक है, पर्टिकुलर हर एक जो पर्सन रहेगा उनकी आइडियोलॉजी अगर डिफर करती है ऑन अ पर्टिकुलर मैटर, तो वो कहीं ना कहीं जो इंडिविजुअल स्टैंड पॉइंट है उसको एड्रेस करने के लिए कुछ भी स्पेस नहीं देंगे, ठीक है, कुछ भी जो जरिया है वो नहीं दिखाई देंगे। तो ये एक हमारे लिए चैलेंज हो सकते हैं कि आइडियोलॉजिकल फाइटिंग जो इन्फ्लुएंस की जाती है पर्टिकुलर इन्फ्लुएंशियल लीडर्स थ्रू, ठीक है। सेकेंड रीज़न क्या है, revise globalization and rise in a protectionist tendency. Countries have started looking inward and find it difficult to cooperate on multilateral platform beyond the national interest, ठीक है। जो अभी कंट्रीज़ अभी काफ़ी ज़्यादा ऐसा दिखाई दे रहा है कि मल्टीलैटरल जो भी टॉक्स होते हैं वो कहीं ना कहीं खुद के बेनिफिट रिलेटेड ही होते हैं, ठीक है, बियॉन्ड द नेशनल इंटरेस्ट को छोड़ के जो मल्टीलैटरल टॉक्स दिखाई नहीं दे रहे। तो ये भी हम बोल सकते हैं कि रिवर्स ग्लोबलाइजेशन एंड राइज ऑफ अ प्रोटेक्शनिस्ट टेंडेंसी दिखाई दे रही है, ठीक है। सब जन अपनी बेनिफिट जो है नेशनल इंटरेस्ट के बियॉन्ड कोई भी जा नहीं रहा है, तो ये भी एक हम बोल सकते हैं जो चैलेंज है वो मल्टीलैटरल जो कोऑपरेशन है उसको फेस करना पड़ रहा है, ठीक है। अब क्या है, इंस्टीट्यूशनल सेलेरोसिस, ठीक है, इट इज़ अ फिनोमिना वेयर इंस्टीट्यूशनल फेल टू एडप्ट एंड चेंज एट अ सफिशिएंट पेस, ठीक है। कोई भी इंस्टीट्यूशन अगर पर्टिकुलर जो चेंजेस है उसको एक सफिशिएंट फेज में अगर नहीं चेंज करिए उसको हम बोलते हैं इंस्टीट्यूशनल सेलेरोसिस, ठीक है। Existing multilateral institutions are facing difficulty to address a new and emerging global challenges such as climate change, data privacy and cyber security, ठीक है। इसी का एग्जांपल अगर देखा जाए तो काफ़ी सारे मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशन जो है, ठीक है, काफ़ी सारे डिफिकल्टी उनको फेस करने पड़ रही है क्योंकि इमर्जिंग टेक्नोलॉजी की वजह से या इमर्जिंग जो ग्लोबल चेंजेस आ रहे हैं, ठीक है, जैसे क्लाइमेट चेंज हुआ, डाटा प्राइवेसी या सिक्योरिटी, साइबर सिक्योरिटी हो गया, तो इन सारे प्रॉब्लम को कहीं ना कहीं एड्रेस करने में भी काफ़ी सारे जो है ऑब्स्टेकल दिखाई दे रहे हैं। तो हम बोल सकते हैं कि ये जो चैलेंजेस है उनको ओवरकम करना बहुत नेसेसरी हो गया है, ठीक है। यहाँ पे हमने जो बताया था, यहाँ पे एक दो
मेंशंस थे, ठीक है। मैंने एशियन को तो बता दिया था, ठीक है, एसोसिएशन ऑफ अ साउथ ईस्ट एशिया नेशन, ठीक है, तो वो तो मैंने बता दिया। अभी था कि IORA, ठीक है, इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन एंड इंडियन ओशन कमीशन के बारे में यहाँ पे दिया है, तो वो हम डिस्कस कर लेते हैं। तो पहला देखा जाए इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन, ठीक है, एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है ऑफ अ कंट्रीज बॉर्डरिंग इंडियन ओशन, ठीक है, जो इंडियन ओशन को बॉर्डरिंग कंट्रीज है उसका इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। देखा जाए तो 22 मेंबर स्टेट्स है जहाँ पे इंडिया भी इंक्लूडेड है एंड 10 डायलॉग पार्टनर्स, ठीक है। इंडिया ओशन कमीशन के बारे में देखा जाए तो एक ये भी एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जो लिंक करती है अफ्रीकन इंडियन ओशन नेशन, उसमें कौन से है, कोमोरोस, मदागास्कर, मॉरिशियस, यूनियन एंड सेशली, ठीक है, इनको इंक्लूड करता है। और इंडिया जो है ऑब्जर्वर करके एक्ट करता है इन इंडियन ओशन कमीशन, ठीक है। तो हमने देख लिया ये पहली न्यूज़, व्हाट इज़ और द राइज ऑफ अ मल्टीलैटरल्स। अब देखते हैं नेक्स्ट न्यूज़ क्या है। बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन, दैट इज़ बीमस्टेक। बीमस्टेक काफ़ी पहले से ही न्यूज़ में बहुत रहा है, जब भी बीमस्टेक रिलेटेड न्यूज़ आती है, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्सी बोल सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा जो है पॉइंट्स हमने क्या एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देख सकते हैं, क्योंकि इंटरनेशनल रिलेशन रिलेटेड जो पॉइंट है, ठीक है, डिफरेंट इंस्टीट्यूशन, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन एक मेजर जो है टॉपिक है, ठीक है, जिसके वजह से ये जो है बीमस्टेक के बारे में जानना भी हमारे लिए नेसेसरी हो जाता है। तो अभी क्या है न्यूज़ में क्यों था बीमस्टेक। बीमस्टेक सेक्रेटरीट हैज़ फाइनलाइज बीमस्टेक चार्टर आफ्टर 23 ईयर ऑफ इट्स इंस्पेक्शन, ठीक है, 23 ईयर के बाद जो है उसके बीमस्टेक का जो चार्टर है वो फाइनलाइज हुआ है, ठीक है। अभी ये न्यूज़ में ज़्यादा क्यों था, तो चार्टर इज़ ड्यू टू द साइन इन 5th सबमिट शेड्यूल इन जनवरी नेक्स्ट ईयर एट श्रीलंका, ठीक है। चार्टर जो है वो साइन करने वाले हैं जो श्रीलंका में सबमिट होने वाली है नेक्स्ट ईयर में जनवरी में, ठीक है। चार्टर क्या क्या एक्सपेक्ट करता है, कौन से पॉइंट्स वो आने वाले इस न्यूज़ चार्टर में, ठीक है, बिम्स्टेक के। तो पहला पॉइंट क्या है, टू डिफाइन अ लॉन्ग टर्म विजन एंड प्रायोरिटी फॉर कॉपरेशन, ठीक है। ये जो बिम्स्टेक कंट्रीज़ है इस फिगर में आप देख सकते हो, तो इन सारे कंट्रीज़ में एक लॉन्ग टर्म प्रायोरिटीज़ सेक्टर्स को कंसिडर करके प्रॉपर कोऑर्डिनेशन या कॉपरेशन इस्टेब्लिश करने का देखा जा रहा है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है क्लियरली डिलेनेटिंग रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ डिफरेंट लेयर ऑफ इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर, ठीक है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है या जो रोल है डिफरेंट सेक्टर्स के, ठीक है, स्ट्रक्चर्स, ठीक है, इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर को प्रॉपर एक डिलाइनेट करना, ठीक है, प्रॉपर वे में जो है फॉर्म करना, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को भी डिफाइन करता है ये चार्टर, ठीक है। द अब्सेंस ऑफ अ डेडिकेटेड चार्टर बीमस्टेक इज रनिंग विद द स्पिरिट ऑफ अ बैंकॉक डिक्लेरेशन ऑफ 1997, ठीक है। अभी तक तो मैंने बोला कि बीमस्टेक का जब से फॉर्मेशन हुआ अब भी जो है इनका चार्टर फॉर्म हुआ है आफ्टर द 23 ईयर, ठीक है, 23 ईयर के बाद। तो इसकी वजह से हम बोल सकते हैं अर्लियर जो बीमस्टेक था वो रन हो रहा था इन द स्पिरिट और विद द स्पिरिट ऑफ अ बैंकॉक डिक्लेरेशन जो था 1997 का, ठीक है। बैंकॉक जो डिक्लेरेशन है उसमें कुछ पॉइंट्स इंक्लूडेड थे, तो वो हम देख सकते हैं कि इट इज़ नॉट कंपेरेंसिव इन नेचर, ठीक है। जो बैंकॉक डिक्लेरेशन था वो ज़्यादा कंपेरेंसिव नहीं था नेचर में उसके, ठीक है। उसके साथ साथ इट डज़ नॉट account for a changes geopolitical scenario as it was signed way back in 1997, ठीक है। तो जियोपॉलिटिकल सिनारियो है जो उसको भी प्रॉपरली जो है हम वो अकाउंट नहीं करता, ये भी जो प्रॉब्लम्स है हमने बैंकॉक डिक्लेरेशन में देखे हैं, ठीक है। अभी बीमस्टेक के बारे में जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मेंशन की गई है उसके बारे में देख लेते हैं। तो बीमस्टेक का फॉर्मेशन कब हुआ था या इस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1997 में, ठीक है। उसमें 1997 में बीमस्टेक का फॉर्मेशन हुआ था एंड उसमें पहले इनिशियली देखा जाए बीस्ट ईसी ऐसा बोलते थे, BISTEC, ठीक है, जहाँ पे 4 कंट्रीज थे, वो कौन से थे, बांग्लादेश, इंडिया, श्रीलंका एंड थाईलैंड, ठीक है। बांग्लादेश, इंडिया, सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस, यहाँ पे देख सकते हैं कि पहले जो 4 ही कंट्रीज़ थे, ठीक है, बांग्लादेश, इंडिया, श्रीलंका एंड थाईलैंड, ठीक है। बाद में बिम्स्टेक में 2014 में जो 4 में क्या हुआ, काफ़ी सारे बाकी कंट्रीज़ भी ऐड होते गए ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। म्यांमार ऐड हुआ था 1997 में, ठीक है। सॉरी, इनिशियली इसका जो नाम था ना तो BISTEC ऐसा उनका नाम था, और 2004 में जो था 4 में था बीमस्टेक करके उसको नेम कर दिया गया और काफ़ी सारी कंट्रीज़ का ऐड हो गया, ठीक है। 1997 में म्यांमार इनिशियली तो ऐड थी, ठीक है। बाद में
1997 में ही म्यांमार ऐड हो गई। इनिशियली तो ये 4 ही थे, बाद में नेपाल 2004 में ऐड हो गई, भूटान भी 2004 में ऐड हो गई। फर्स्ट सबमिट हुई थी बैंकॉक में 2004 में, ठीक है। इट्स सेक्रेटेरिएट कहाँ पे देखा जाए बिम्स्टेक का, वहाँ पे है, सॉरी बांग्लादेश ढाका में है लोकेटेड, ठीक है। बिम्स्टेक अगर देखा जाए तो ये जो कंट्रीज इन्वॉल्व करता है उसका 1.5 बिलियन पॉपुलेशन से अराउंड, ठीक है। ये जो कंट्रीज है बिम्स्टेक में इंक्लूडेड, वो कंसिस्ट करता है 22% ऑफ अ वर्ल्ड पॉपुलेशन को। अगर रीजनल जो है रीजन की अगर ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट दैट इज जीडीपी देखा जाए तो $2.8 ट्रिलियन तक कंट्रीब्यूट करता है, ठीक है। यहाँ पे इस फिगर में आप बहुत अच्छे से देख सकते हो, ठीक है। इंडिया, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड एंड श्रीलंका, बिम्स्टेक कंट्रीज, ओके। फाउंडिंग प्रिंसिपल्स अगर देखा जाए बिम्स्टेक के, ठीक है, कोऑपरेशन विद बिम्स्टेक विल बी बेस्ड ऑन रिस्पेक्ट फॉर अ प्रिंसिपल ऑफ सॉवरिन इक्वालिटी, ठीक है। कुछ प्रिंसिपल यहाँ पे मेंशन है, ठीक है। सॉवरिन इक्वालिटी, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी होनी चाहिए, पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस, नॉन इंटरफेरेंस इंटरनल मैटर्स, इंटरनल अफेयर्स जो रहेंगे उसमें नॉन इंटरफेरेंस रहेगा, बाकी सारी जो बिम्स्टेक कंट्रीज है, पीसफुल एंड को एग्जिस्टेंस है ना, म्यूचुअल बेनिफिट, ठीक है। पीसफुल को एग्जिस्टेंस अराइज करेगा, उसके साथ साथ म्यूचुअली बेनिफिट, इन सारे जो फाउंडिंग प्रिंसिपल, ये सारे जो कंट्रीज है इनके ये फाउंडिंग प्रिंसिपल्स है, ठीक है। एरियाज ऑफ कोऑपरेशन कौन से एरिया जो देखते हैं, ठीक है, तो इंडिया इज लीड कंट्री फॉर, ठीक है, कुछ 14 सेक्टर्स है, ठीक है, प्रायोरिटीज एरिया है। तो इंडिया जो है लीडिंग कौन से सेक्टर में है, वो है ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, टूरिज्म, इन्वायरमेंट एंड डिजास्टर मैनेजमेंट, काउंटर टेररिज्म एंड ट्रांसनेशनल क्राइम। इन सारे जो सेक्टर्स हैं, ठीक है, प्रायोरिटी सेक्टर जो एरिया ऑफ कोऑपरेशन में इंक्लूड करते हैं बिम्स्टेक के, तो इंडिया इन सारे सेक्टर्स में जो है लीड करता है। और बाकी जो 14 कोऑपरेशन के फील्ड्स है, ठीक है, प्रायोरिटी सेक्टर से, उसमें 7 सेक्टर्स है, ठीक है। देखा जाए कौन से सेक्टर है, पहला है ट्रेड, इन्वेस्टमेंट एंड डेवलपमेंट, इन्वायरमेंट एंड क्लाइमेट चेंज, सिक्योरिटी, एग्रीकल्चर एंड फूड सिक्योरिटी, पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट, साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन एंड कनेक्टिविटी, ठीक है। ये जो 7 सेक्टर्स है, ठीक है। अगर सिग्निफिकेंस देखा जाए अभी बिम्स्टेक को इतना क्यों सिग्निफिकेंस है इंडिया के लिए, तो सबसे पहला है इकोनॉमी। इकोनॉमिक फ्रंट पे देखिए, हम जब भी मेंस के आंसर्स लिखते हैं ना, ठीक है, तो एक ध्यान में रखना हर उस आंसर को, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द डिमांड सारे जो पर्सपेक्टिव हैं वो कवर होना चाहिए, ठीक है। सोशल पर्सपेक्टिव हो गया, इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव हो गया, पॉलिटिकल, एजुकेशनल, टेक्नोलॉजिकल, ठीक है, ये जो सारे फैक्टर्स है उसको कंसिडर करना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे भी जो आंसर दिया है, ठीक है, सिग्निफिकेंस क्या है बिम्स्टेक का, तो हम जब ये आंसर लिखेंगे ना, तो तब सारे जो सेक्टर्स है, ठीक है, हमें टेक्नोलॉजिकली कैसा बेनिफिट है, इकोनॉमिकली कैसा बेनिफिट है, सोशली कैसा बेनिफिट है, ये जो सारे ऐसे सेक्टर्स होते हैं ना, उसको सब कवर करना चाहिए, ठीक है। तो उससे क्या होगा, जो हमारा पेपर चेक करने वाला रहेगा, ठीक है, जो हमारा मीन्स के आंसर चेक करेगा, उस पर कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव इम्पैक्ट देगा, और वो कहीं ना कहीं हमारे मार्क्स को जो है इंक्रीज करने में हेल्प हो सकती है, ठीक है। तो अब देखते हैं कि बिम्स्टेक का सिग्निफिकेंस क्या है। तो सबसे पहला सिग्निफिकेंस है इकोनॉमिक सेक्टर में देखा जाए तो बिम्स्टेक ने काफ़ी ज़्यादा एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले किया है, ठीक है, एज अ ट्रेड ब्लॉक इन एशिया पैसिफिक रीजन में। its intra-regional trade is significantly higher than many other economic growing in Asia Pacific region except perhaps ईस्ट एशिया इकोनॉमिक ग्रुपिंग एंड एशियन, ठीक है। तो एक्स्ट्रा रीजनल जो ट्रेड्स है उसमें काफ़ी ज़्यादा सिग्निफिकेंटली हायर देखा जा रहा है, ठीक है। बस कुछ मतलब जो एशियन पैसिफिक रीजन में इकोनॉमिक ग्रुपिंग जो है बिम्स्टेक रिलेटेड, तो वो काफ़ी ज़्यादा हायर दिखाई दे रही है, एक्सेप्ट कुछ जो बाकी रीजनल मतलब बाकी जो रीजनल ट्रेड रिलेटेड डिफरेंट ग्रुपिंग हो, ठीक है, तो उससे कम, ठीक है। सिर्फ 2 ही यहाँ पे दी है कि ईस्ट एशियन जो इकोनॉमिक ग्रुप है और एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशिया नेशन, इन दोनों के छोड़ के जो बाकी अगर देखा जाए तो इकोनॉमिक ग्रुपिंग जो है इस रीजन में काफ़ी ज़्यादा बिम्स्टेक के वजह से फ्लोरिश या हम बोल सकते हैं कि एक सिग्निफिकेंट जो है दिखाई दे रहा है, ठीक है। बिम्स्टेक देखा अकाउंट किया जाए तो 25% ऑफ ग्लोबल ट्रेड को रूट प्रोवाइड करता है, ठीक है। सॉरी, बे ऑफ बंगाल जो है 25% जो है ग्लोबल ट्रेड होता है इस रीजन में। एंड उसके साथ साथ एक ह्यूज जो है नेचुरल रिसोर्सेज जैसे कि नेचुरल गैस भी इस रीजन में दिखाई देती है, इसलिए हम बोल सकते हैं इकोनॉमिकली काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल है इंडिया के लिए। अभी क्या है, एक्सेलरेट इंटीग्रेशन ऑफ अ साउथ एशिया विथ सार्क प्रूविंग टू बी अ dysfunctional grouping due to bilateral dispute between India and Pakistan. BIMSTEC as a sub-regional grouping of South Asia provide an opportunity to integrate
अपॉर्चुनिटी टू इंडिया टू इंटीग्रेट साउथ एशिया विदाउट पाकिस्तान, ठीक है। जैसे सार्क जो है, ठीक है, वो ज़्यादा तो डाइफंक्शनल ग्रुपिंग है उसे बोल सकते हैं, ठीक है। हम जैसे जानते हैं इंडिया और पाकिस्तान में काफ़ी ज़्यादा डिस्प्यूट रहे हैं, ठीक है। तो अभी जो भी एसोसिएशन इस रीजन में साउथ ईस्ट एशिया में कोई ऐसा एसोसिएशन हो रहा है जहाँ पे इंडिया और पाकिस्तान दोनों एक साथ ना हो, ठीक है। इसका मतलब पाकिस्तान के साथ इंडिया अगर ना हो तो वो कहीं ना कहीं हमारे लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। तो ये जो ग्रुपिंग है बिम्स्टेक की, हमने जैसे देखा है वहाँ पे पाकिस्तान का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं हमारे लिए जो है एक पॉजिटिव जो स्पीयर है, ठीक है, पॉजिटिव वे ओपन अप करता है, ठीक है। नेक्स्ट इज कनेक्टिंग साउथ एशिया एंड अ साउथ ईस्ट एशिया, ठीक है। बिम्स्टेक जो है हम बोल सकते हैं एज अ ब्रिज करके एक्ट करता है बिटवीन साउथ एशिया एंड अ साउथ ईस्ट एशिया रीजन में, ठीक है। इसलिए लिवरेजिंग बिम्स्टेक इंडिया फोकस ऑन कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट इन अराउंड बे ऑफ बंगाल रीजन, इसलिए हम बोल सकते हैं एज अ ब्रिज करके जो एक्ट करता है, तो हम इंडिया, ठीक है, फोकस कर रहे हैं काफ़ी सारे जो कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट है इन एंड अराउंड द बे ऑफ बंगाल रीजन, ठीक है। सबसे पहला भी कुछ प्रोजेक्ट के यहाँ पे नाम दी है। सबसे पहला एक देखा जाए कि इंडिया ने काफ़ी सारा इन्वेस्टमेंट किया है इन इंडिया म्यांमार थाईलैंड ट्राइलैटरल हाईवे कलादन मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट एंड अ बिम्स्टेक मोटर व्हीकल एग्रीमेंट। उसके साथ साथ एक फिजिकल कनेक्टिविटी जो है विद बिम्स्टेक विल हेल्प इंडिया इंटीग्रेटेड इटसेल्फ विद एशियन मास्टर प्लान ऑफ कनेक्टिविटी 2025, ठीक है। इसके लिए भी एक बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा इंटीग्रेट होना इंडिया का बिम्स्टेक के साथ, ठीक है। ऑल द मेंबर एक्सेप्ट श्रीलंका, ठीक है, उन्होंने डिसाइड किया, मतलब श्रीलंका को छोड़ के ऑल जो मेंबर्स है बिम्स्टेक के उन्होंने डिसाइड किया है कि दे आर कनेक्टेड बाय द लैंड, ठीक है, बाय प्रोवाइडिंग अ स्ट्रॉन्ग पोटेंशियल ऑफ अ ग्रेटेड कनेक्टिविटी अमॉन्ग देम, ठीक है। ये भी एक रीज़न है। अभी नेक्स्ट क्या है, डेवलपमेंट ऑफ अ नॉर्थ ईस्ट रीजन, ठीक है। अ सक्सेसफुल बिम्स्टेक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कैन इंस्ट्रूमेंट इन डेवलपिंग इंडिया नॉर्थ ईस्ट रीजन एज अ कमर्शियल एंड अ सब बिजनेस हब ऑन अ साउथ ईस्ट एशिया, ठीक है। तो ये जो बिम्स्टेक का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो होगा तो वो कहीं ना कहीं जो इंडिया के नॉर्थ ईस्टर्न रीजन को उसको फ्लोरिश करने के लिए, ठीक है, इन द कमर्शियल एज वेल एज अ बिजनेस सेक्टर में, ठीक है, तो वो कहीं ना कहीं ज़्यादा डेवलप कर सकते हैं। इसलिए भी हमारे लिए जो है बिम्स्टेक का होना बहुत ज़्यादा नेसेसरी है, ठीक है। और ये जो डेवलपमेंट होंगी तो वो कहीं ना कहीं हमारा जो एक बिजनेस हब है इंडिया को साउथ ईस्ट एशिया रीजन में डेवलप करने के लिए हेल्पफुल रहेगा, ठीक है। टू काउंटर द चाइनीज़ इन्फ्लुएंस, ठीक है, जो चाइनीज़ का इन्फ्लुएंस होता है इंडिया के नेबरिंग कंट्रीज़ में, ठीक है। अभी जो हम दिखाई दे रहा है कि इंडिया का चाइनीज़ का काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस, जैसे श्रीलंका में काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है, अफगानिस्तान की मतलब यहाँ पे, ठीक है, पाकिस्तान के साथ भी उनका कुछ मतलब उनका जो एक इनिशिएटिव है, ठीक है। तो इस तरीके से काफ़ी सारे जो इनिशिएटिव की वजह से जो है इंडिया के नेबरिंग जो कंट्रीज़ है उस पर चाइना का इन्फ्लुएंस ना काफ़ी बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है। तो इसके वजह से हमारा बिम्स्टेक में एक स्ट्रॉन्ग स्टैंड होना, ठीक है, वो भी बहुत ज़्यादा नेसेसरी हो जाता है, ठीक है। अब क्या है, एनर्जी सिक्योरिटी, ठीक है। बिम्स्टेक अगर देखा जाए तो वो काफ़ी ज़्यादा ह्यूज जो गैसेस है, ठीक है, जैसे नेचुरल गैस, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा वहाँ पे मिलती है बिम्स्टेक रीजन में, ठीक है, बे ऑफ बंगाल रीजन में। तो जिसके वजह से हम बोल सकते हैं एक फ्यूचर पावर सप्लाई के लिए हमें यूज़फुल रहेगा। इसलिए कहीं ना कहीं हमारा बिम्स्टेक में हमारा जो इम्पोर्टेंस है वो ज़्यादा है, इसलिए उसका जो सिग्निफिकेंस है, ठीक है, वो भी इम्पोर्टेंट रहा है, ठीक है। अभी यहाँ पे और एक पॉइंट दिया है कि इंडिया अलॉन्ग विद अदर बिम्स्टेक कंट्री इज एक्सप्लोरिंग न्यू अपॉर्चुनिटी एट द रखाइन कोस्ट ऑफ अ म्यांमार इन द नॉर्थन पार्ट ऑफ अ बे ऑफ बंगाल, ठीक है। नॉर्थन पार्ट ऑफ बे ऑफ बंगाल दैट इज म्यांमार के यहाँ पे रखाइन जो कोस्ट है वहाँ पे एनर्जी अपॉर्चुनिटी, ठीक है, एनर्जी को एक्सप्लोर करने का एक अपॉर्चुनिटी है बिम्स्टेक कंट्रीज़ के पास, तो वो भी उनका उसका बेनिफिट लेना चाहिए। इस तरीके से हमने देख लिया कुछ पॉइंट्स जहाँ इसलिए इंडिया के लिए सिग्निफिकेंस रहा है बिम्स्टेक, ठीक है। इकोनॉमिक फ्रंट में देख लिया, जो साउथ ईस्ट एशियन को रीजन को एसोलेट करने के लिए, साउथ कनेक्टिविटी को ब्रीच करने के लिए साउथ एशिया और साउथ ईस्ट एशियन के लिए, ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ अ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन एंड टू काउंटर चाइना का इन्फ्लुएंस एंड एनर्जी सिक्योरिटी रिलेटेड, ठीक है। अभी बिम्स्टेक के तो सिग्निफिकेंस देख लिया, पर उसको फुलफिल करने के लिए जितने भी एम्स है हमें काफ़ी सारे चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे, ठीक है। काफ़ी चैलेंजेस क्या क्या हैं, तो सबसे पहला है कि पॉलिटिकल विल, लैक ऑफ अ पॉलिटिकल विल, डोमेंसी that
that has beset the organization for 2 decades is largely due to the absence of a effective and sustainable political will among the member country. ठीक है, एक पॉलिटिकल जो विल होनी चाहिए मेंबर कंट्री के यहाँ पे, ठीक है, तो वो कहीं ना कहीं इतने डिकेड से वो स्टार्ट हो रहा है, तो अब्सेंस दिखाई दे रहा है, ठीक है, इतने डिकेड हो गए उसको स्टार्ट होने, मतलब बिम्स्टेक का फॉर्मेशन, तो वो वहाँ पे अभी कहीं ना कहीं जो पॉलिटिकल विल है वो कहीं ना कहीं लैक कर रही है। तो इसलिए जो हम बोल सकते हैं कि absence of a political will or the lack of a political will can affect the effectivity and the roles or the objective of the BIMSTEC। ठीक है, हम देख सकते हैं कि और एक इसको डिफाइन करते हुए एक पॉइंट है कि सिंस 1997 अगर बिम्स्टेक लीडर्स की जो है मीटिंग 4 टाइम एट अ सबमिट लेवल, चार बार ही हुई है, तो वो भी हम देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं जो पॉलिटिकल विल है वो बहुत ज़्यादा इफेक्ट कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट इज़ अ बिम्स्टेक FTA। ठीक है, बिम्स्टेक FTA मतलब फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो है बिम्स्टेक का। ठीक है, अडॉप्ट अ फ्रेमवर्क टू निगोशिएट एंड फ्री ट्रेड एग्रीमेंट इन 2014 एंड कवर द फॉलोइंग। ठीक है, क्या क्या पॉइंट कवर करते हैं फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में जो 2014 का देखा जाए, सॉरी मैंने 2014 बोला था, 2004 है वहाँ पे। ठीक है, तो वो है कि टैरिफ एंड कंसेशन ऑन अ ट्रेड एंड गुड्स, कस्टमर cooperation, trade in services, investment cooperation and dispute settlement. However, little progress was achieved in this regard. ठीक है, अभी 2004 से अभी 2020 आ रहा है, ठीक है, 20 हो गया, अभी 2021 भी आ रहा है, तो हम देख सकते हैं कि काफ़ी कम प्रोग्रेस इन सारे सेक्टर्स में दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, तो वो भी हम बोल सकते हैं एक चैलेंज रहा है। ठीक है, इतने साल इस्टेब्लिश हो गए हैं पर फिर भी ये जो कॉपरेशन है, ठीक है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के फील्ड में, तो वो कहीं ना कहीं थोड़ा कम दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट इज़ अ रीजनल जियोपॉलिटिक्स। ठीक है, एक मेजर कंसर्न जो अराइज कर रहा है, काफ़ी सारे जो फ्यूचर प्रोजेक्ट्स है बिम्स्टेक थ्रू हमें जो अंडरग्रो करने हैं, तो वो एक मेन है कि रीजनल जियोपॉलिटिक्स के वजह से अगर देखा जाए एविडेंस कि नेपाल और थाईलैंड, ठीक है, नॉट पार्टिसिपेटिंग इन द फर्स्ट बिम्स्टेक एंटी टेरर मिलिट्री एक्सरसाइज। जो फर्स्ट बिम्स्टेक की एंटी टेरर मिलिट्री एक्सरसाइज हुई थी पुणे में 2018 में, तो वहाँ पे नेपाल और थाईलैंड का प्रेजेंस नहीं था, उनका पार्टिसिपेशन नहीं था, और वो कहीं ना कहीं हम बोल सकते हैं कि जो ये बिम्स्टेक का मतलब उनका पार्टिसिपेशन के रिलेटेड, ठीक है, द non-participation of this country was their reluctance to convey the impression of a China that a BIMSTEC might involve into the anti-China military forum। ठीक है, तो इनका जो नॉन प्रेजेंस है वो किसके लिए था? ठीक है, हम देख सकते हैं कि इट कन्वे कर रहा है एक इम्प्रेशन जो है चाइना का, दैट जो बिम्स्टेक है, ठीक है, वो एंटी चाइना मिलिट्री फोरम को मतलब वहाँ पे है, इसलिए वजह इवॉल्व है, इसलिए हम उन्होंने जो है उनका नॉन पार्टिसिपेशन नहीं दिखाया था। ठीक है, तो वो भी एक रीज़न है कि हमें चैलेंज है टू इम्प्लीमेंट द बिम्स्टेक प्रॉपरली। ठीक है, नेक्स्ट इज़ अ परसेप्शन ऑफ इंडिया हेजोमनी। ठीक है, फोरम हैज़ the impressive that it is a Indian dominated bloc, a problem that India faced for a long time in a SAARC। ठीक है, एक प्रॉब्लम ऐसा है कि इंडिया एज अ डोमिनेटेड ब्लॉक, ठीक है, ऐसा इंप्रेशन हुआ है। ठीक है, जैसे प्रॉब्लम इंडिया को काफ़ी लॉन्ग टाइम तक फेस करनी पड़ी इन केस ऑफ SAARC के केस में। ठीक है, साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ अ रीजनल कॉपरेशन, ऐसा ही एक बार फुल फॉर्म देख लो, मुझे अच्छे से रिमेंबर नहीं आ रहा, याद नहीं आ रहा। ठीक है, इसके पर्सपेक्टिव में देखा जाए तो बांग्लादेश ऑफन फियर दैट इंडिया डिस्कस कनेक्टिविटी इट मीन्स बेनिफिट ओनली इन इंडिया। ठीक है, तो इंडिया का ऐसे इन्फ्लुएंस कर रहा है कि इंडिया जो है खुद ही जो है खुद के बेनिफिट के रिलेटेड ही करते हैं। जैसे बांग्लादेश को फियर है कि इंडिया अगर डिस्कस कर रही थी कनेक्टिविटी, ठीक है, तो उसके बेनिफिट इंडिया को ही होगा। ठीक है, सच फियर एंड अप्रेशन क्वेश्चन द बेसिक फैब्रिक ऑफ अ बिम्स्टेक एंड फॉस्टर मिसट्रस्ट। ठीक है, कहीं ना कहीं ये जो है मिसट्रस्ट को जो है फॉस्टर करता है। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं हम बोल सकते हैं चैलेंज रहता है। उसके साथ साथ यहाँ पे दिया है However, due to the changing geo-economic, most of the smaller neighboring today are more willingly to engage India due to the due to its economic crisis। ठीक है, तो इंडिया ऐसे जियो इकोनॉमिक चेंजेस जो दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, इसकी वजह से जो स्मॉल नेबरिंग कंट्रीज़ है वो दे आर ईगरली विलिंग कि वो एंगेज करें इंडिया के साथ ड्यू टू इट्स इकोनॉमिक राइज। ठीक है, तो इसलिए इंडिया को जो है प्रोएक्टिवली एंगेज होना चाहिए उनके साथ और शो करना चाहिए, एक सेंसिटिव कंसर्न जो है उसको जो है दिखाना चाहिए। ठीक है, अब क्या है फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर
इंफ्रास्ट्रक्चर, सॉरी। तो फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में यहाँ पे ऐसा है कि जो बिम्स्टेक रीजन है, मेयरली अगर देखा जाए जो भी कंट्रीज़ है वो ज़्यादा डेवलप नहीं है, ठीक है, वो अभी डेवलपिंग स्टेजेस में है, जिसके वजह से हम बोल सकते हैं कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ है वो कहीं ना कहीं रिटर्डेंट नहीं बोल सकते, पर कहीं ना कहीं जो ट्रेड है उसको हैम्पर कर सकती है, ठीक है, क्योंकि पुअर कनेक्टिविटी इन रोड एंड रेलवे कनेक्टिविटी हम देख सकते हैं, तो वो कहीं ना कहीं जो हैम्पर कर सकती है ट्रेड को, इसलिए फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को है, ठीक है, कनेक्टिविटी को बूस्ट करने के लिए हमको उस पर वर्क करना पड़ेगा, ठीक है, और उसके साथ साथ कहीं ना कहीं जो है हमें फैसिलिटेट करना पड़ेगा पीपल टू पीपल इंटरैक्शन। नेक्स्ट इज अब्सेंस ऑफ अ strong institutional framework, ठीक है, बिम्स्टेक secretariat established in 2014 at Dhaka has been unable to adequate contribute to the development of the organization and its negligible budget affect its capacity to build a basic conveying function, ठीक है, जो उनकी सेक्रेटेरिएट जो है 2014 में, ठीक है, ढाका में है, ठीक है, वो कहीं ना कहीं जो एक मेजर कंट्रीब्यूशन होना चाहिए फॉर द डेवलपमेंट इस बिम्स्टेक ऑर्गेनाइजेशन का, वो कहीं ना कहीं लैक कर रहा है, तो उसको भी जो है एक इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क उसको हमें स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, नहीं तो हमको एक चैलेंज अराइज कर सकता है, दैट इज अब्सेंस ऑफ अ स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क। इस तरीके से हमने क्या चैलेंजेस है बिम्स्टेक में वो कवर कर लिए। अब क्या है वे फॉरवर्ड, ठीक है, तो वे फॉरवर्ड सबसे पहला है कि बिम्स्टेक को जो है फोकस करना चाहिए लेस जियो पॉलिटिकल इशू को, और कॉमन जो इंटरेस्ट रीजनल कंसर्न है, ठीक है, इकोनॉमिक और सोशल डेवलपमेंट के लिए उसको ज़्यादा फोकस करना चाहिए, और जो है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, ठीक है, जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट उसको प्रॉपरली कंक्लूड करना चाहिए, ठीक है, जो भी डीपन क्रॉस बॉर्डर प्रोडक्शन है उसको लिंक करना चाहिए, और एक न्यू जो है वैल्यू चेन उसको जनरेट करना चाहिए। उसके साथ साथ बिम्स्टेक को जो है, ठीक है, टू मेक अ बिम्स्टेक फर्दर लुक्रेटिव देयर इज़ अ नीड फॉर इंक्रीजिंग इट्स मेंबर बेस, ठीक है, मेंबरशिप बेस जो है उसको भी इंक्रीज करने का जो है वो भी उन्होंने एक वे फॉरवर्ड सजेस्ट किया है। प्रायोरिटाइज सस्टेन्ड फिजिकल कनेक्टिविटी एंड हाई क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है, जो रीजनल एक गुड्स एंड सर्विसेज का फ्लो करने के लिए हमें जो है एक फिजिकल कनेक्टिविटी और हाई क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर को भी डेवलप करने की नीड है। एम्पावर करना चाहिए बिम्स्टेक की जो सेक्रेटरी है विद ग्रेटर फाइनेंशियल रिसोर्सेज, ठीक है, फाइनेंशियल रिसोर्सेज को है वो एक उसको बूस्ट करना चाहिए, तभी जाके हमारा जो बिम्स्टेक का जो मेन मोटिव है वो कहीं ना कहीं फुलफिल हो पाएगा, ठीक है। इन दिस वे वी कंक्लूड अवर सेकेंड न्यूज़। अब क्या है नेक्स्ट न्यूज़, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के बारे में दिया है। रिसेंटली न्यूज़ में होने का रीज़न क्या है, तो रिसेंटली यूएस के जो प्रेसिडेंट हैं उन्होंने हैज़ ऑथोराइज इकोनॉमिक सैंक्शन अगेंस्ट ऑफिशियल ऑफ इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, ठीक है, जो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के अगेंस्ट के जो ऑफिशियल्स है उसके अगेंस्ट जो है इकोनॉमिक सैंक्शन लगाया है रिलेटेड टू द इन्वेस्टिगेशन इनटू अलाइड वॉर क्राइम बाय यूएस फोर्सेस एंड द सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी इन अफगानिस्तान सिंस 2003, ठीक है। अब यहाँ पे क्या दिया है कि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के बारे में देखते हैं कि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट जो है एक परमानेंट इंटरनेशनली कोर्ट है जो इस्टेब्लिश किया गया था फॉर द इन्वेस्टिगेशन प्रोसिक्यूट एंड ट्राई इंडिविजुअल अक्यूज जो होता है, ठीक है, जो भी सीरियस क्राइम्स है, ठीक है, रिलेटेड कंसर्न है इंटरनेशनल कम्युनिटी को, ठीक है, उसके रिलेटेड जो है, ठीक है, मेनली अगर पर्टिकुलर अगर देखा जाए तो क्राइम ऑफ अ जीनोसाइड, क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, वार क्राइम एंड अ क्राइम ऑफ एग्रेशन, इन सारे को जो है उसके प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन प्रोसिक्यूशन एंड ट्रायल जो है ट्राई इंडिविजुअल जो अक्यूज है, ठीक है, उनको सबको हैंडल करने के लिए जो है एक परमानेंट इंटरनेशनल कोर्ट का एस्टेब्लिशमेंट हुआ था जिसको हम बोलते हैं इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, ठीक है। कहाँ पे इस्टेब्लिश हुआ था, रोम स्टैट्यूट ऑफ इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट इन 1998 में, ठीक है। एंड 123 कंट्रीज़ हैं जो पार्ट है ऑफ रोम स्टैट्यूट, ठीक है। कंट्री विच नेवर साइन द ट्रीटी, अभी कौन से कंट्री ने साइन नहीं किया है, उसमें है इंडिया, चाइना, इराक, नॉर्थ कोरिया, साउथ अरेबिया एंड टर्की। कंट्री जिन्होंने साइन किया है पर रेटिफाई नहीं किया है वो है इजिप्ट, ईरान, इसराइल, सॉरी यहाँ पे इराक था, ठीक है, इसराइल, रशिया एंड यूएस, ठीक है, ये सारे ने नहीं किया है। बाद में क्या दिया है, बुरुंदी एंड फिलीपाइन ने ज्वाइन किया था पर बाद में उन्होंने लिटरली विड्रॉ भी किया। केसेस कम बिफोर द कोर्ट इन द फॉलोइंग, किस टाइप के केसेस आते हैं आईसीसी में, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट्स में कैसे कैसे केसेस आते हैं, तो मेंबर कंट्री कैन रेफर अ सिचुएशन विद इन इट्स ओन टेरिटरी ऑफ द कोर्ट, ठीक है, जो भी मेंबर कंट्री है वो रेफर कर सकते हैं जो भी सिचुएशन, ठीक है, अराइज होती है इन देयर ओन टेरिटरी टू द कोर्ट। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल कैन रेफर अ सिचुएशन एंड प्रोसिक्यूटर कैन लॉन्च एन इन्वेस्टिगेशन इनटू द मेंबर स्टेट
ठीक है, जो प्रोसिक्यूटर होता है वो लॉन्च कर सकता है जो इन्वेस्टिगेशन होता है इनटू द मेंबर स्टेट, ठीक है, ऑन वंस ओन इनिशिएटिव। अभी लिमिटेशन क्या है, सबसे पहला लिमिटेशन है डिसप्रोपोर्शनेटली टारगेटिंग द अफ्रीका कंटिनेंट। जो यहाँ पे अगर देखा जाए, ठीक है, ऑफ द डजन ऑफ द कोर्ट मोर देन 2 डजन केसेस हैज़ बीन डील्ड विद द अलाइड क्रिमिनल क्राइम्स इन अफ्रीकन स्टेट, ठीक है, अफ्रीका स्टेट्स के जो है काफ़ी सारे जो कंटिनेंट है उसको टारगेट किया, मतलब मिलियंस ऑफ जो डजन्स ऑफ बोल सकते हैं कि केसेस जो है वो अफ्रीकन स्टेट से है, ठीक है। 2006 का यहाँ पे दिया है कि अफ्रीकन यूनियन बैक अ प्रपोजल लेड बाय द केनिया बाय द मास विड्रॉल, ठीक है, उन्हें मास विड्रॉल भी किया था, जो केनिया ने एक प्रपोजल लाया था उसको। तो डिसप्रोपोर्शनेट टारगेटिंग दिखाई दे रहा है आईसीसी में, ठीक है, रिलेटेड टू द अफ्रीकन कंटिनेंट। अभी क्या है, लैक ऑफ अ पार्टिसिपेशन ऑफ अ 3 परमानेंट मेंबर ऑफ अ यूएन सिक्योरिटी काउंसिल, ठीक है, जो यूएन के सिक्योरिटी काउंसिल के जो परमानेंट मेंबर है उनका जो है पार्टिसिपेशन इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल जो क्रिमिनल कोर्ट है, ठीक है, उसमें, ठीक है। चाइना ने तो है, उन्होंने रोम स्टैट्यूट साइन नहीं किया है, ठीक है, नाइदर द यूएस एंड द रशिया, उन्होंने भी रेटिफाई नहीं किया है, ठीक है। दिस लैक ऑफ अ पार्टिसिपेशन जो है वो कहीं ना कहीं जो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन का, ठीक है, जो लॉ को इन्फोर्स करने के लिए वर्क करती है, वो कहीं ना कहीं जो एबिलिटी को हिंडर कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है लिमिटेशन, वो है इम्पोजिशन ऑफ अ सर्टन प्रिंसिपल, ठीक है। आईसीसी इज क्रिटिसाइज फॉर अटेम्प्टिंग टू ट्रांसपोर्ट प्रिंसिपल ऑफ लिबरल डेमोक्रेसी टू ऑल द स्टेट, ठीक है। तो लिबरल डेमोक्रेसी का जो प्रिंसिपल है वो कहीं ना कहीं ट्रांसपोज कर रहा है बाकी जो कंट्रीज़ हैं मेंबर कंट्री, तो वो कहीं ना कहीं जो हम बोल सकते हैं इम्पोज कर रहा है वन साइज फिट फॉर ऑल, ठीक है, एक सेम ही सब कंट्री के लिए फिट होगा, तो वो कहीं ना कहीं जो हम बोल सकते हैं एक इम्पोजिशन ऑफ अ सर्टेन प्रिंसिपल जो है दिखाई दे रहा है, एंड वो ज़्यादा तो ज़्यादा क्रिटिसाइज्ड हो रहा है इन केस ऑफ अ आईसीसी। अब क्या है, जुरिडिक्शन ऑफ आईसीसी ओवर इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है, जो देर इज़ अ कंसर्न कि जो आईसीसी है वो मिसयूज़ कर रहा है उनके जुरिडिक्शन, जो पॉलिटिकल जो उनका जो पावर है उसको, ठीक है, फॉर द मेन ऑफ अ पॉलिटिकल पर्पस, ठीक है, पॉलिटिकल पर्पस के केस में। अभी यहाँ पे एक केस दिया है कि इंडिया वांटेड वॉर क्राइम टू not include act committed in the context of the armed conflict not of an international कैरेक्टर, ठीक है। तो इंडिया ऐसा चाहता है कि दे शुड नॉट वांट एनी वॉर क्राइम, जो इंक्लूड करता है जो भी एक्ट कमिटेड हुआ है इन द कंटेक्स्ट ऑफ अ आर्म कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है, नॉट एन अ इंटरनेशनल, नॉट ऑफ अ इंटरनेशनल चार्टर, ठीक है। तो हम देख सकते हैं कि इस एग्जांपल से हमें समझ में आ रहा है कि जो जुरिडिक्शन है इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का ओवर द इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट, तो वो कहीं ना कहीं हम बोल सकते हैं एक कंसर्न अराइज कर रहा है। लैक ऑफ अ सपोर्ट, ठीक है, कोर्ट जो है काफ़ी सारा जो बाकी जो मेंबर स्टेट्स है उसका भी सपोर्ट जो है काफ़ी कम दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब्सेंस ऑफ अ सिस्टमेटिक कॉपरेशन ऑफ अ स्टेट, ठीक है, वो कहीं ना कहीं लैक दिखाई दे रहा है, और वो भी एक मेजर कंसर्न अराइज कर रहा है, ठीक है। कोर्ट डज नॉट हैव इट्स ओन पुलिस फोर्स, ठीक है। अभी ये कोर्ट जो है, ठीक है, ये जो भी हाँ वो जस्टिस देता है, जो भी जुरिडिक्शन देता है, ठीक है, जो भी वर्डिक्ट देता है, तो उसका उनका जो कोर्ट का एक खुद का एक पुलिस फोर्सेस नहीं है, ठीक है। काफ़ी सारे जो कंट्रीज़ है उनका भी लैक ऑफ कोऑपरेशन दिखाई दे रहा है, तो वो भी हम बोल सकते हैं एक मेजर कंसर्न या चैलेंज है टू द आईसीसी। नेक्स्ट इज अ बायस कैरेक्टर, ठीक है। आईसीसी हैज़ बीन अक्यूज्ड assured of being a tool of a Western imperialism and biased in favor of a powerful countries against a weak state. तो आईसीसी का भी जो है एक बायस कैरेक्टर दिखाई दे रहा है काफ़ी सारे सेक्टर में, जैसे आईसीसी जो है हैज़ बीन अस्यूर्ड ऑफ बीइंग अ टूल ऑफ अ वेस्टर्न इंपीरियलिज्म एंड बेस्ड इन द फेवर ऑफ अ पावरफुल कंट्री अगेंस्ट द वीक स्टेट. Also, there is an instance where the court has targeted some individual but neglected other equally well known for their violence and the crime. ठीक है, ये काफ़ी एक बायस कैरेक्टर उनका दिखाई दे रहा है, क्योंकि कोर्ट जो है काफ़ी टारगेट कर रहा है सम इंडिविजुअल और बाकी जो नेगलेक्ट कर रहा है दूसरों को, ठीक है, तो प्रॉपरली इक्वली ट्रीट नहीं कर रहा है, तो ये भी एक कंसर्न अराइज किया गया है.
अब हम देखते हैं कि क्या प्रिंसिपल ऑब्जेक्शन है ऑफ इंडिया टू द रोम स्टेटस। ठीक है, तो इसमें कुछ प्रिंसिपल्स ऑब्जेक्शन जो दिखे जा रहे हैं, तो वो है पहला, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रिविलेजेस अगेंस्ट गिवन टू द यूएनएससी। ठीक है, टू मेक अ रेफरल टू द कोर्ट, दिस मेड आईसीसी सबऑर्डिनेट टू द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल। ठीक है, ये यूएन सिक्योरिटी काउंसिल को ये आईसीसी जो है, ठीक है, जो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट है वो सबऑर्डिनेट हो रहा है, एंड दस हम बोल सकते हैं कि जो इफेक्ट है परमानेंट मेंबर्स का एंड देयर पॉलिटिकल इंटरफेरेंस जो है वो भी दिखाई दे रहा है। ठीक है, वो एक हम बोल सकते हैं कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो प्रिविलेज है गिवन टू द यूएनएससी, ठीक है, इक्वली सबको जो है वो दिखाई नहीं दे रहा है, यूएनएससी को ज़्यादा प्रीफर किया जा रहा है। नेक्स्ट इज अ ब्लड द लीगल डिस्टिंक्शन between normative customary law and treaty obligation। ठीक है, particularly in respect of the definition of a crime against humanity and the applicability to the internal conflict। इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट के रिलेटेड एंड जो है ह्यूमैनिटी के रिलेटेड उसकी एक हम बोल सकते हैं कि उनके जो केसेस है, ठीक है, एक ब्लड जो है सीन दिखाई दे रहा है इन द लीगल डिस्टिंक्शन बिटवीन नॉर्मेटिव कस्टमरी लॉज एंड द ट्रीटी ऑब्लिगेशन। नेक्स्ट क्या है, रिफ्यूज टू डेजिग्नेट द यूज ऑफ अ न्यूक्लियर वेपन एंड द टेररिज्म अमॉन्ग द क्राइम विद इन द प्रव्यू ऑफ आईसीसी एज प्रपोज बाय इंडिया। इंडिया का जैसे प्रपोज किया है कि वो न्यूक्लियर जो वेपन है, ठीक है, एंड टेररिज्म रिलेटेड उसका जो है दे रिफ्यूज टू डेजिग्नेट इट as proposed by the India। Next is a power to initiate case on his or her own violation give to the ICC chief prosecutor। in this way हमने ये देख लिया। अब मेन क्या है बताओ क्या आपको, जो मेन फीचर अगर देखा जाए, आईसीसी होता है और आईसीजे दैट इज इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस एंड इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, इनका दोनों का जो डिफरेंस है, ठीक है, हमने काफ़ी बार न्यूज़ में ना इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस काफ़ी बार सुना होगा, पर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जो क्रिमिनल कोर्ट है उसके बारे में काफ़ी कम बार जो है वो न्यूज़ में दिखाई देता है। तो हम अभी इन दोनों का डिफरेंस देखते हैं। ठीक है, अगर फॉर्मेशन ईयर देखा जाए तो इसका फॉर्मेशन हुआ था आईसीजे का, ठीक है, 1946 में, और इसका देखा जाए तो 2002 में। ठीक है, यूएन अगर रिलेशन उनका कैसा है तो ऑफिशियल ऑफिशियल कोर्ट ऑफ यूएन कॉमनली रेफर एज अ वर्ल्ड कोर्ट बोलते हैं इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस को, और ये उनका यूएन का रिलेशन देखा जाए इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट वो इंडिपेंडेंट है, में रिसीव कर सकते हैं काफ़ी सारे जो केसेस होते हैं यूएन सिक्योरिटी काउंसिल रिलेटेड, पर हम ऐसा नहीं बोल सकते हैं कि एक ऑफिशियल कोर्ट जो है यूएन का बस आईसीजे ही है। अगर लोकेशन देखा जाए हेग नेदरलैंड, ठीक है, हेग नेदरलैंड दोनों यूएन मेंबर ज्यूरिडिक्शन, ठीक है, यूएन मेंबर ज्यूरिडिक्शन देखा जाता है, इंडिविजुअल भी ज्यूरिडिक्शन देखा जाता है। टाइप ऑफ केसेस देखा जाए तो कंटेंशियस बिटवीन द पार्टीज एंड एडवाइजरी ओपिनियंस, क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन रिलेटेड ऑफ इंडिविजुअल वो देखा जाता है। सब्जेक्ट मैटर्स इनके केस में देखा जाए इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस और ये है इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट। ठीक है, इसके सब्जेक्ट मैटर देखा जाए तो सॉवरेनिटी, border dispute, maritime dispute, trade, natural resources, human rights, treaty violation, ट्रीटी इंटरप्रिटेशन एंड मोर। और इनके केस में देखा जाए तो जीनोसाइड, क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, वॉर क्राइम, क्राइम ऑफ एग्रेशन। ऑथराइजिंग लीगल मैकेनिज्म के बारे में अगर देखा जाए तो स्टेट जो है रेटिफाई करते हैं यूएन चार्टर बिकम पार्टीज ऑफ आईसीजे स्टेटस अंडर द आर्टिकल 93। नॉन यूएन मेंबर्स स्टेट्स कैन ऑल्सो बिकम पार्टीज टू आईसीजे बाय रेटिफाइंग आईसीजे, स्टेटस को रेटिफाई करते हुए, और जो ईच स्टेट जो है जो भी रेटिफाई करते हैं जो भी पार्ट है कैन प्रोवाइड अ कंसेंट टू द कंटिन्यूस केसेस बाय इम्प्लिसिट एग्रीमेंट, डिक्लेरेशन और द ट्रीटी क्लॉज। और रोम स्टैट्यूट जो है इंडिया हैज़ नॉट साइन द रोम स्टैट्यूट जो है उसको इंडिया ने साइन नहीं किया है। अपील्स देखा जाए नन, ठीक है, द आईसीजे डिसाइड इन अ कॉन्टिन्यूस केसेस इन बाइंडिंग अपॉन द पार्टीज, ठीक है, जो भी पार्टीज है या जो भी नेशंस है उसमें उसके जो केसेस को देखा जाता है। अगर इफ़ अ स्टेट फेल टू कंपाइल विद द जजमेंट, ठीक है, स्टेट अगर फेल होता है जो भी जो जजमेंट उनके थ्रू दिया जाता है आईसीजे के थ्रू, ठीक है, तो वो दे टेक दैट सच केसेस टू द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल विच हैज़ द ऑथोरिटी टू रिव्यू कर सकते हैं, रिकमेंड कर सकते हैं और डिसाइड कर सकते हैं अपॉन द एनफोर्समेंट। और इनका अगर देखा जाए अपील चैम्बर द आर्टिकल 80 ऑफ रोम स्टेटस अलाउ द रिटेंशन ऑफ अ एक्वाइटेड डिफेंडेंट पेंडिंग अपील्स। ठीक है, इन दिस वे वी लुक दिस, एंड अभी यहाँ पे वे फॉरवर्ड दिया है, ठीक है,
तो वे फॉरवर्ड सबसे पहला है कि कोर्ट नीड टू एक्सपांड इट फोकस बियॉन्ड अफ्रीका, ठीक है। अफ्रीका रिलेटेड केसेस को ज़्यादा फोकस किया जा रहा है, टारगेट किया जा रहा है, तो अफ्रीका का फोकस हटा के बाकी जो है उनको भी फोकस करना चाहिए, ठीक है। वो एक मेन है। नेक्स्ट इज़ उनको एक फेयरनेस जो लोकल जस्टिस है, इंटरनेशनल सोशल जस्टिस, उसकी जो है उसको इम्प्रूव करना चाहिए। उसकी जो लेजिटिमेसी है, उसका वर्क जो है उसको फेयरनेस और एक प्रॉपर वे में इम्प्लीमेंट करना चाहिए, ठीक है। इम्प्रूव करना चाहिए जो इम्पैक्ट होता है आईसीसी का। इफ़ मेंबर हैज़ अ क्रूशियल रोल टू प्ले इन सपोर्टिंग द कोर्ट टू प्रोवाइड इंटरनेशनल जस्टिस, ठीक है। मेंबर का भी एक क्रूशियल रोल प्ले करता है कि उस ऑर्गेनाइजेशन को रन करना। तो जो भी मेंबर है उस इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के, उसको भी जो है प्रॉपरली उनका रोल जो है सपोर्ट करना चाहिए। कोर्ट के जो भी जुरिडिक्शन है या जो भी इंटरनेशनल जस्टिस रिलेटेड वो जो भी प्रोवाइड करते हैं वर्डिक्स उसको, ठीक है। प्रोसिक्यूटर मस्ट स्टार्ट परस्यूइंग पार्टी इन पोजीशन ऑफ अ पावर इन दोज कंट्री दैट इन्वाइट हिम, ठीक है। जो भी प्रोसिक्यूटर रहता है, ठीक है, तो उनको क्या करना चाहिए, मस्ट परस्यू करना चाहिए जो पार्टी इन द पोजीशन ऑफ अ पावर, ठीक है, जो पार्टी होती है पोजीशन इन पावर में, और जो कंट्री के रिलेटेड उन्होंने इन्वाइट किया गया हो, ठीक है। उसके साथ साथ इनहांस करना चाहिए क्रेडिबिलिटी को, ठीक है। एंड नीड टू बर्डन इट्स एम्बिट बाय इंक्लूडिंग मोर परमानेंट मेंबर ऑफ अ यूएन, ठीक है। जो यूएन के परमानेंट मेंबर है उसको भी ज़्यादा से ज़्यादा इंक्लूड करना चाहिए, और उनकी जो एक स्पीयर है, ठीक है, उनका जो सर्कल है उसको इंक्रीज करना चाहिए। ऐसा उन्होंने वे फॉरवर्ड किया है। अब क्या है, नेक्स्ट न्यूज़ है कि अफगान पीस डील, अफगान पीस डील के बारे में दिया है। रिसेंटली क्या हुआ, अफगान पीस टॉक हेल्ड फॉर द फर्स्ट टाइम बिटवीन अफगान गवर्नमेंट एंड तालिबान इन कतार, तालिबान और अफगान गवर्नमेंट के बीच में फर्स्ट टाइम कतार में जो है एक पीस टॉक हेल्ड हुई है, ठीक है। अभी मैं बताती हूँ आपको कि अफगान पीस प्रोसेस क्या है, उसके बाद बताती हूँ, एक बैकग्राउंड आइडिया दे देती हूँ कि अफगान तालिबान का इशू क्या है। तो सबसे पहला अगर इन दोनों की पीस डील के बारे में अगर देखा जाए तो अफगान पीस प्रोसेस कंप्राइज द प्रपोजल एंड निगोशिएशन इन बाइट टू एंड द ऑनगोइंग वार एंड द कॉन्फ्लिक्ट इन्वॉल्विंग तालिबान एंड अफगानिस्तान। तालिबान और अफगानिस्तान के बीच में जो काफ़ी टाइम से वॉर चलते रहे, 1960s हो गए, 1960-17 के टाइम से, ठीक है, काफ़ी सारा वॉर उनका दिखाई दे रहा 60-70s के टाइम पे, ठीक है। तो वो जो वॉर उनका चल रहा है उसको कहीं ना कहीं एंड करना, ठीक है। एक प्रॉपर प्रपोजल जो निगोशिएशन जो एंड करे, वो ऑनगोइंग वॉर चल रहा है, कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, उसके लिए जो है पीस प्रोसेस जो है वो हेल्ड हुई थी, ठीक है। निगोशिएशन एंड पीस प्रोसेस जो है वो इंटेंसिफाई हुई थी 2008 में, एंड अबाइट टॉक हेल्ड हुआ था तालिबान और यूएस में, ठीक है। तालिबान और यूएस में भी एक जो टॉक्स है वो भी हेल्ड हुए थे 18 में, ठीक है। फरवरी 2020 में क्या हुआ, यूएस प्रेसिडेंट हैज स्ट्रक अ पीस डील विद द तालिबान। यूएस प्रेसिडेंट ने स्ट्रक कर दिया जो पीस डील है तालिबान के साथ ऑन द इशू ऑफ अ, कौन सी इशू पे, काउंटर टेररिज्म हो या विड्रॉल ऑफ यूएस एंड इंटरनेशनल ट्रूप्स, ठीक है। तो मैं इसका जो बैकग्राउंड है, ठीक है, इनिशियली क्या हुआ था, अफगान जो है अफगानिस्तान जो मतलब जो इनिशियली तालिबान मतलब जो टेररिस्ट आउटफिट थे उस पर एक टाइप हम बोल सकते हैं एक सपोर्टिंग था जो यूएस ने एंड कर दिया था, ठीक है। तो जिसके वजह से क्या हुआ, जो तालिबान से दे बिकम एज अ ऑर्फेंड, ठीक है। तो इसके वजह से उनका जो एक टेररिज्म रिलेटेड जो है उनका जो व्यू है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ते गया ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। और हम इसके कंटेक्स्ट में हम बोल सकते हैं कि ये जो यूएस का पॉइंट ऑफ व्यू इन दोनों के बीच में, अफगान और तालिबान के इशू में यूएस का भी जो मेन रोल है वो प्ले करता है, ठीक है। अभी ये जो बैकग्राउंड बताऊंगी तब आपको बहुत अच्छे से ये क्लियर हो जाएगा, ठीक है। एंड और क्या है, दो द डील हैज़ बीन हेल्ड इन अप्रैल 2020 इट गॉट डिले ड्यू टू द डिसएग्रीमेंट ऑफ द म्यूचुअल रिलीज ऑफ अ प्रिजन बाय बोथ तालिबान एंड अफगानिस्तान गवर्नमेंट, ठीक है। तो तालिबान और अफगान का ये जो पीस टॉक है वो डिले होते ही गया है क्योंकि काफ़ी सारा डिसएंगेजमेंट काफ़ी सारे मैटर्स पे हमेशा ही उनके बीच में रहा है। और इस बार था कि रिलीज ऑफ प्रिजनर्स जो थे, प्रिजन जो मतलब जो गवर्नमेंट ने लिए थे, मतलब उनके जो जेल में थे तालिबान और अफगान रीजन में, ठीक है, उसके वजह से इस बार भी डिले हो गया था, ठीक है। अभी मैं बताती हूँ, इस पहले एक बार एक फिगर को आप अच्छे से ध्यान में रखिए कि जो डिस्ट्रिक्ट अफगान है, ठीक है, अफगानिस्तान का रीजन है उसमें काफ़ी सारे जो डिस्ट्रिक्ट है वो तालिबान कंट्रोल है। अभी यहाँ पे जो डार्क ब्राउन कलर में दिया है वो जो रीजन्स है वो तालिबान कंट्रोल्ड रीजन है, और बाकी जो रीज़न है, ठीक है, कंसंट्रेटेड डिस्ट्रिक्ट का रीज़न है। लॉन्ग वॉर जनरल मई 2019 के सोर्सेज के अकॉर्डिंग ये जो फिगर है वो दिया गया है। अभी तालिबान और अफगान का इशू क्या है, बैकग्राउंड उसका देखा जाए
तो तालिबान जो है इमर्ज इन अर्ली 1990s में तालिबान का जो इमर्जेंस है वो काफ़ी ज़्यादा दिखाई दिया था। ठीक है, कब हुआ था? जब विड्रॉ किया था जो सॉवरिन ट्रूप थे, ठीक है, सॉवरिन ट्रूप थे इनिशियली, सॉवरिन ट्रूप जो थे अफगानिस्तान में जो डिपोर्टेड थे, ठीक है, वहाँ पे वो स्थायिक थे, ठीक है, उसके बाद जो उनका विड्रॉल हुआ एंड दस जो तालिबान का इन्फ्लुएंस है, ठीक है, तालिबान का इमर्जेंस है 1990s में अफगानिस्तान में ज़्यादा बढ़ते हुए दिखाई दिया। बाद में क्या हुआ? इट रूल अफगानिस्तान फ्रॉम 1996 टू 2001 तक जो है 1996 से तालिबान ने वहाँ पे रूल किया और काफ़ी जो एक ब्रूटल व्यू दिखाई दिया तो वो था कि उन्होंने जो शरिया लॉ है, ठीक है, एक इस्लामिक एक लॉ है, उसको जो है एक ब्रूटल वर्जन जो है वहाँ पे उन्होंने प्ले किया। ठीक है, काफ़ी सारे पब्लिक एग्जीक्यूशन हुआ, ठीक है, बैनिंग ऑफ अ वुमेन, ठीक है, ना पब्लिक प्लेसेस, इस तरीके से एक्टिविटी वहाँ पे उन्होंने हेल्ड की थी। ठीक है, फॉलोइंग बाद में क्या हुआ? सितंबर में 11 टेररिस्ट अटैक हुए थे ऑन यूएस स्टेट, ठीक है, यूनाइटेड स्टेट्स में 11 अटैक्स हुए थे 2001 में। ठीक है, 10 जो यूएस है टुगेदर विद द नाटो अलायंस लीड अ मिलिट्री कैंपेन अगेंस्ट अल कौदा एंड द तालिबान गवर्नमेंट इन अफगानिस्तान दैट हार्बर्ड एंड सपोर्ट इट। ठीक है, तो उन्होंने इसके आगे, ठीक है, अभी इतने अटैक जो हुए थे 11 टेररिस्ट अटैक, तो उसके बिहाफ में यूएस ने क्या किया? जो नाटो मतलब क्या है? जो उनकी नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन था, ठीक है, उसके साथ उन्होंने जो किया एक अलायंस करके उन्होंने एक मिलिट्री कैंपेन हेल्ड की अगेंस्ट जो तालिबान गवर्नमेंट है और अल कायदा के अगेंस्ट में। ठीक है, बाद में क्या हुआ था? यूएस ने क्या किया? 14,000 ट्रूप्स जो हैं उन्होंने अबाउट 14,000 ट्रूप्स इन अफगानिस्तान, ठीक है, उन्होंने अफगानिस्तान में सेंड किया, जो उनको ट्रेन किया गया, एडवाइस किया गया अगेंस्ट द अफगान फोर्सेस टू ओवरसी द मिलिट्री ऑपरेशन इन द कंट्री सो एज टू प्रिवेंट एनी रिसर्जन ऑफ अ तालिबान ग्रुप। ठीक है, जो अफगानिस्तान में जैसे ये तालिबान का इंटरफेरेंस हुआ, ठीक है, जिन्होंने ज़्यादातर उनका देखा जाए रूल इतने टाइम तक चला था कि, ठीक है, तो उसमें क्या किया? अभी अटैक तो उन्होंने यूएस पे किया, ठीक है, यूएस पे ये अटैक हुआ, उसके बाद तो 14,000 ट्रूप्स से अफगानिस्तान में यूएस थ्रू गए थे, ठीक है, वहाँ पे जो भी ऑपरेशन हो रहा है, ठीक है, जो भी केसेस चल रहे हैं, ठीक है, ओवरसी करने के लिए उन्होंने सेंड किए थे अफगानिस्तान में यूएस थ्रू। ठीक है, यूएस एंगेजमेंट वॉज कंटिन्यू नियरली 20, ठीक है, यूएस का जो है 20 ईयर तक एंगेजमेंट चलता रहा बट विदाउट अ क्लियर विक्ट्री ओवर तालिबान। ठीक है, इतने 20 ईयर तक उनका जो एंगेजमेंट चलता ही रहा पर तालिबान पे एक कंप्लीट जो विक्ट्री है उनको नहीं मिली। ठीक है, वॉर जो है काफ़ी लॉन्ग एवर मिलिट्री एंगेजमेंट ऑफ यूएस इन्वॉल्विंग हैवी ह्यूमन है ना इकोनॉमिक कॉस्ट, काफ़ी सारे जो ये वॉर है इनका जो चलते ही रहा एंगेजमेंट काफ़ी टाइम तक चलते रहा, इसके वजह से काफ़ी ज़्यादा ह्यूमन हैवी लॉस और इकोनॉमिक कॉस्ट हमेशा ही चलती रही। द नंबर ऑफ सिविलियन मोस्ट वुमेन एंड चिल्ड्रन, ठीक है, काफ़ी सारे सिविलियन हो, वुमेन्स हो, चिल्ड्रंस हो, ठीक है, एयर स्ट्राइक की वजह से काफ़ी सारे डेथ दिखाई देती ही गई। ठीक है, इन द इंटरवेंटिंग टाइम दैन इलेक्टेड अफगान गवर्नमेंट हैज़ रिप्लेस द तालिबान। ठीक है, ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम क्या हुआ? अफगान जो गवर्नमेंट है उन्होंने तालिबान को रिप्लेस कर दिया एंड मोस्ट ऑफ द जो मेजर्स है तालिबान को डेवलप करने के लिए ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम लेते ही गए। इस तरीके से हमने देख लिया ओवरऑल इशू क्या था। एक बार एक रिकैप दे देती हूँ। इमरजन मतलब क्या हुआ? जो सॉवरेन ट्रूप है जब से अफगानिस्तान से निकल गए तब जो तालिबान का इन्फ्लुएंस है वो बढ़ता गया और तालिबान में अफगानिस्तान में तालिबान जो रूल है वो काफ़ी टाइम तक 2001 तक चलता ही गया और काफ़ी ज़्यादा शरिया जो लॉ है इस्लामिक लॉ उसके जो ब्रूटल साइड है उस उन्होंने काफ़ी वहाँ पे दिखाई दिए। और उसके बाद क्या हुआ 2001 में जो तालिबान है, ठीक है, उन्होंने यूएस पे अटैक किया। ठीक है, उसके बिहाफ में यूएस उसके काउंटर में यूएस ने नाटो अलायंस के साथ उनके री अटैक किया और बाद में 14,000 जो मिलिट्री ट्रूप्स जो है उन्होंने अफगानिस्तान में सेंड किया और काफ़ी सारा जो एंगेजमेंट वॉर, ठीक है, एक विदाउट क्लियर विक्ट्री काफ़ी 20 सालों तक चलते ही रहा। ठीक है, उसमें काफ़ी ज़्यादा ह्यूमन लॉसेस, ठीक है, इकोनॉमिक कॉस्ट काफ़ी सारे हुए। पर ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम क्या हुआ, इलेक्टेड गवर्नमेंट जब अफगानिस्तान में इलेक्ट हो गई बाद में तालिबान को वो रिप्लेस कर दिया गया। यहाँ पे दिया है 4 ऑब्जेक्टिव यहाँ पे मेंशन है, ठीक है, रिलेटेड टू द यूएस तालिबान पीस डील। ठीक है, उसके बारे में देखा जाए एंड एंड टू वायलेंस बाय डिक्लेयरिंग अ सीज फायर। ठीक है, सीज फायर के डिक्लेयर से एक वॉर जो है उसको एंड करना। नेक्स्ट इज द एंड इंट्रा अफगान डायलॉग फॉर द लास्टिंग पीस
द तालिबान कट टाई विद टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन सच एज अल कायदा, तालिबान ने जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है उसका जो सपोर्ट है उसको छोड़ा जाए, ठीक है। यूएस टू विड्रॉल इन अप्रैल 2021, ठीक है। ये जो 4 ऑब्जेक्टिव है इस यूएस तालिबान पीस डील में फुलफिल करने का देखा गया है, ठीक है। इस दिस वे वी लुक दिस न्यूज़। अभी कंसर्न क्या है अहेड, ठीक है। यूएस करेंटली पॉलिसी ऑफ विड्रॉइंग फ्रॉम अफगानिस्तान कुल कम विद द अप्रेंशन दैट इट मे फर्दर एम्बॉड तालिबान एस्पिरेशन फॉर द बिगर रोल इन अफगान पॉलिटिक्स एंड मे लीड टू द मोर कायोस इन अफगानिस्तान, ठीक है। अभी जो विड्रॉ हुआ है अफगानिस्तान से यूएस ट्रूप्स का, ठीक है, तो वो करेंटली अभी तो कुछ नहीं दिखाई दे रहा, पर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ऐसे बोल सकते हैं कि तालिबान का जो एस्पिरेशन है कि वो अफगान पॉलिटिक्स पे इंटरफेयर कर सकते हैं, ठीक है। वो कहीं ना कहीं जो हम बोल सकते हैं एक कायोस जो सिचुएशन है वो राइज कर सकता है, ठीक है। द तालिबान इन फ्लेक्सिबिलिटी विद अफगानिस्तान ओवर शेयरिंग पावर विद अदर ग्रुप इन सोर्स ऑफ अ कंसर्न फॉर द रीजनल एक्टर्स, ठीक है। जो रीजनल पार्टीज़ है या रीजनल एक्टर्स है वहाँ पे, तो उनको कहीं ना कहीं हम बोल सकते हैं कि एक कंसर्न जो है राइज कर सकता है, ठीक है। अभी क्या और कुछ कंसर्न जो यहाँ पे मेंशन है पॉइंट्स में, तो वो है कि वायलेंस कंटिन्यू अनबैटेड द फर्स्ट 6 months ऑफ 2020 ऑलमोस्ट 1300 सिविलियन इंक्लूडिंग 100 ऑफ चिल्ड्रन एंड मोर देन 3500 अफगान नेशनल डिफेंस एंड सिक्योरिटी फोर्सेज आर बीइंग किल्ड इन अफगानिस्तान अकॉर्डिंग टू द यूएन के अकॉर्डिंग इतने सारे लोगों जो है वो मरे थे, ठीक है। 6 month मतलब स्टार्टिंग जो 6 month है 2020 के, ठीक है। तो वायलेंस जो है कंटिन्यूसली अभी भी दिखाई दे रहा है। थ्रेट टू द ह्यूमन राइट, ठीक है। अभी तालिबान अटैक की वजह से जो एक वायलेंस हो रहा है वुमेन रिलेटेड, ठीक है, शिया एंड हजरस, ठीक है, तो जिसकी वजह से हम बोल सकते हैं कि एक ह्यूमन राइट जो है उसको भी वायलेशन दिखाई दे रहा है। अभी क्या है यहाँ पे तालिबान जो है कहीं ना कहीं उनको जो इस्लामिक लॉ है उस कंट्री में रीइम्पोज करना है, तो वही हम बोल सकते हैं कि जो एक सोशल इक्वालिटी है, ठीक है, जो वुमेन पे कंडीशन या चिल्ड्रंस की हो वो कहीं ना कहीं लैक हो सकती है और वो भी एक मेजर कंसर्न अराइज कर रहा है, ठीक है। अब क्या है कि वे फॉरवर्ड क्या है फॉर इंडिया का कैसा रोल है, ठीक है। इसमें अगर देखा जाए तो सबसे पहला है कि इंडिया रिट्रेटेड इट्स लॉन्ग हेल्ड सपोर्ट फॉर द अफगान लीड अफगान ओन एंड अफगान कंट्रोल पीस प्रोसेस। इंडिया का हमेशा ही एक सपोर्ट रहा है जो अफगान के पीस प्रोसेस के साथ, ठीक है। इंडिया का विजन है कि सॉवरिन यूनाइटेड स्टेबल रूलर और डेमोक्रेटिक जो है अफगानिस्तान का इमर्ज हो, ठीक है, और उनका जो भी इशू है वो कहीं ना कहीं डिक्रीज हो, ठीक है। इंडिया इट हैज़ बीन स्टेटेड पॉलिसी दैट इट विल नॉट एंगेज विद तालिबान। इंडिया का पहले से ही एक पॉलिसी उनका स्टेट है कि वो कभी भी तालिबान के साथ एंगेज नहीं होंगे, ठीक है। इंडियाज एंगेजमेंट विद द एंटीसीडेंट तालिबान इज इम्पॉर्टेंट फॉर नंबर ऑफ ए रीज़न, ठीक है। जो एक कुछ रीज़न दिए है कि इंडियाज एंगेजमेंट विद एंसीडेंट तालिबान इज इम्पॉर्टेंट फॉर नंबर ऑफ अ रीज़न। विच आर द रीजन, सबसे पहले ग्रोइंग इंटरनेशनल लेजिटिमेसी एंड क्रेडिबिलिटी ऑफ अ तालिबान। अ नोटिसेबल चेंज इन तालिबान एक्सटर्नल एंगेजमेंट कैन बी सीन इन इट्स लिंक विद द पाकिस्तान एंड ऑल्सो विद द ईस्टर वाइज एडवाइजरी स्पेशली ईरान एंड रशिया एंड इन द कॉन्टैक्ट विद चाइना, ठीक है। तो जो ग्रोइंग जो इन्फ्लुएंस दिखाई दे रहा है इंटरनेशनल जो लेजिटिमेसी के रिलेटेड क्रेडिबिलिटी रिलेटेड ऑफ तालिबान, तो वो कहीं ना कहीं हम बोल सकते हैं कि इंपॉर्टेंट रीज़न है, ठीक है। इस्टेब्लिशिंग ए डेमोक्रेटिक डिप्लोमेटिक contact and politically empowered Taliban will crucial to safeguard a New Delhi existing and a future economic interest in the country, ठीक है। तो जो एक डिप्लोमेटिक कॉन्टैक्ट है उसको प्रॉपरली इस्टेब्लिश करना विद द पॉलिटिकल जो एम्पावर्ड है, ठीक है, तालिबान, तो वो एक क्रूशियल हम सेफगार्ड कैसे बोल सकते हैं टू न्यू दिल्ली जो एग्जिस्टिंग एंड और जो फ्यूचर इकोनॉमिक इंटरेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। और बाद में कुछ पॉइंट दिए हैं, द एम्बिक रिलेशनशिप विद द तालिबान विल प्रोवाइड इंडिया विद सम लिवरेज ओवर अफगानिस्तान फ्यूचर एंड विच it will use to offset Pakistani effort aimed at a supporting Indian stack in the country। ये किस पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसा बोला गया है? सबसे पहला है कि मिलिट्री आर्म ऑफ द तालिबान द हकाइनी नेटवर्क कंटिन्यू टू बी अ स्कैटुलिंग एंटी इंडिया, ठीक है। जो तालिबान का जो मिलिट्री आर्म है वो हमेशा ही एंटी इंडिया जो है दिखाई दे रहा है और उनका जो मेन क्लोज टाई है पाकिस्तान रिलेटेड, ठीक है, इंटरनल सर्विस इंटेलिजेंस, ठीक है।
वो भी जो है कहीं ना कहीं इंडियन के नेशनल्स जो है उसको टारगेट करते हुए दिखाई मतलब कंडीशन अराइज्ड है। ठीक है, अब क्या है अनादर सिक्योरिटी थ्रेट जो अगर देखा जाए इंडिया के यहाँ पे, तो ग्रोइंग प्रेजेंस ऑफ इस्लामिक स्टेट खोरासन, ठीक है, जो अफगानिस्तान के रीजन में है, उसका इन्फ्लुएंस जो है वो ज़्यादा बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है, तो वो भी एक थ्रेट जो है दिखाई दे रही है। ठीक है, इंटरेस्ट क्या है ऑफ अ डिफरेंट कंट्रीज़, तो यहाँ पे पाकिस्तान का एक इंटरेस्ट दिया है कि वंस द मेन स्टेन ऑफ अ तालिबान इज़ द इन द आफ्टर मार्ट ऑफ अ 9/11 अटैक पाकिस्तान जॉइन द US वॉर ऑन टेरर यू टर्न फ्रॉम द प्रीवियस पोजीशन ऑफ अ तालिबान। ठीक है, तो तालिबान का एक जो पाकिस्तान है उनका एक यू टर्न जो दिखाई दे रहा है, ठीक है, आफ्टर द 9/11 टेररिस्ट अटैक। ठीक है, जब पाकिस्तान ने ज्वाइन किया US का वॉर ऑन टेरर, ठीक है, तो वो एक हम बोल सकते हैं कि जो पाकिस्तान डिड री एस्टैब्लिश द लिंक विद द तालिबान इन द सब्सिक्वेंट ईयर विल until recently may be dealing with the convert। बाद में है US और ईरान का यहाँ पे जो केस दिया है, यहाँ पे मेंशन है कि बिफोर 2001, ठीक है, ईरान और जो रशिया है, सॉरी मैंने यहाँ पे US बोल दिया, रशिया जो है, रशिया और ईरान का केस सपोर्ट द नेशनल यूनाइटेड फ्रंट एंड ऑल्सो नोन एज अ नॉर्थर्न अलायंस। नॉर्थर्न अलायंस का सपोर्ट और जो यूनाइटेड नेशनल यूनाइटेड फ्रंट, ठीक है, जिसको हम नॉर्थ अलायंस भी बोलते हैं, उसका जो सपोर्ट है अगेंस्ट द तालिबान। ठीक है, तो डिस्पिट दिस रिसेंट ईयर द तालिबान हैज इनिशिएटेड एंगेजमेंट विद द रशिया एंड इराक। ठीक है, डिस्पिट इतने सारे एंगेजमेंट होने के बाद भी, ठीक है, मतलब इन सारे फ्रंट्स में, ठीक है, जैसे नेशनल यूनाइटेड फ्रंट, ठीक है, जो नॉर्थर्न अलायंस, तो ये इसको भी देखते हुए पर जो इनिशियल जो देखा जा रहा है कि रशिया और ईरान का जो है रिसेंटली जो प्रेजेंस है, ठीक है, एंगेजमेंट है, वो तालिबान के साथ वो दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो चाइना का एक फ्रंट देखा जाए, एंगेजमेंट विद चाइना इज़ ए क्रिटिकल टू तालिबान टू इनहेंस डिप्लोमेटिक रीच इन द रीजन, वो भी एक पॉइंट है। ठीक है, अब कंक्लूजन क्या है, द इंक्लूसिव पीस प्रोसेस इन्वॉल्विंग अ मीनिंगफुल पार्टिसिपेशन ऑफ अ वुमेन youth and victim uploading the human right of every Afghan is the only path of a peace। ठीक है, एक ही पाथ है कि एक प्रॉपरली एक मीनिंगफुल पार्टिसिपेशन होना चाहिए सारे कम्युनिटी का, ठीक है, विक्टिम हो, यूथ हो, वुमेन्स हो, ठीक है, उसके साथ साथ एक इंक्लूसिव पीस प्रोसेस का डेवलप होना चाहिए सारे रीजन्स में। ठीक है, ईच कंट्री जो है एक प्रॉपर अलायंस सीख करना चाहिए फॉर द एंगेजमेंट पॉलिसी इन रिस्पेक्ट टू द स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव जो है हम अफगानिस्तान के पीस के लिए डील कर रहे हैं उसके बिहाफ में। ठीक है, इस तरीके से हम पॉजिटिव कंक्लूजन देख सकते हैं। बाद में क्या है कि डाटा फ्री फ्लो विद द ट्रस्ट रिलेटेड न्यूज़ है कि तो इंडिया ने रिसेंटली रिफ्यूज़ किया है कि वो सिग्नेटरी बने जो डाटा फ्री फ्लो विद द ट्रस्ट रिलेटेड जो है। ठीक है, ये जो कंसेप्ट है कहाँ पे है, ओसाका डिक्लेरेशन ऑन अ डिजिटल इकोनॉमी। ठीक है, इसको जो साइन करने को रिफ्यूज़ किया है। ठीक है, अभी इसके बारे में देखा जाए डाटा फ्री फ्लो विद ट्रस्ट के बारे में, तो वो एलिमिनेट करता है जो क्रॉस बॉर्डर ट्रांसफॉर्मेशन होता है। ठीक है, ये मेनली जो रेस्ट्रिक्शन होते हैं क्रॉस बॉर्डर जो इन्फॉर्मेशन का ट्रांसफॉर्मेशन होता है बाय द इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। ठीक है, जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन हो या स्ट्रॉन्ग डाटा इन द फॉरेन सर्वर्स फॉर प्रोडक्टिविटी, इनोवेशन एंड अ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, तो इसको एलिमिनेट करता है। ठीक है, जो क्रॉस बॉर्डर ट्रेड को प्रमोट, ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन को प्रमोट करता है। ठीक है, इट ऑल्सो स्टेस ऑन द इम्पोर्टेंट ऑफ एड्रेसिंग चैलेंजेस ड्यू टू सिक्योरिटी। तो ये जो सिक्योरिटी रिलेटेड चैलेंज है, ठीक है, डाटा प्रोटेक्शन एंड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज़, ठीक है, इन सारे रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स है उसको भी एड्रेस करने का जो मेन वर्क है डाटा फ्री फ्लो विद ट्रस्ट के अंडर में आता है। इसकी नीड क्या थी? ठीक है, इसकी नीड है, सबसे पहला है लैक ऑफ इंटरनेशनल फ्रेमवर्क टू रिजॉल्व क्रॉस बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ अ डाटा रिलेटेड। ठीक है, जो क्रॉस बॉर्डर काफ़ी ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, जो डाटा फ्लो होता है, ठीक है, जैसे कि फ्री स्पीच हो गया, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी हो गया, प्राइवेसी, साइबर क्राइम, कंज्यूमर प्रोटेक्शन, टैक्सेशन, कमर्शियल रेगुलेशन एंड मेनी अदर्स। ठीक है, इन सारा जो रिसेंटली इन सारे सेक्टर्स में जो भी कॉन्फ्लिक्ट अराइज हो रहा है, ठीक है, तो वो रिजॉल्व नहीं हो पा रहा है। तो ठीक है, इसको रिजॉल्व करने के लिए इंटरनेशनल फ्रेमवर्क का सेटअप करना बहुत नेसेसरी था। तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि इनका जो ये DFT है उसका फॉर्मेशन का नीड था। नेक्स्ट इज ईज इम्पैक्ट ऑन ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। रेगुलेटरी कंडीशन और रिक्वायरमेंट ऑफ ट्रांसफरिंग डाटा एंड डाटा लोकलाइजेशन पॉलिसीज कैन फोर्स एक्सपोर्ट टू बिल्ड और रिलीज डाटा सेंटर इन एवरी कंट्री ऑफ ऑपरेशन। ठीक है, अभी सारे कंट्री में एक ऑपरेशन, ठीक है, रेस्ट्रिक्ट जब
रेस्ट्रिक्शन है वो एलिमिनेट हो जाएगा, ठीक है। ट्रांसफ़र ऑफ डाटा, ठीक है, डाटा लोकलाइजेशन एक पॉलिसी जो है वो फ्री एंड ईजी वे में रन करेंगी, तो वो कहीं ना कहीं जो है जो एक प्रोसेस है उसको जो एक प्रॉपर वे में रन अप कर सकती है। तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि इसको स्मूथली जो है रन करने के लिए जो है हमको एक प्रॉपर एक इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क की नीड थी, ठीक है। तो वो भी हमें इस DF जो है ये डाटा फ्री फ्लो ट्रस्ट के थ्रू हम अंडरगो कर सकते हैं। बाद में क्या है, इमर्जन ऑफ एंटी कॉम्पिटिटिव ट्रांस डिटोरेटिंग एक्शन बाय डिजिटल एजेंट ड्यू टू द कॉन्फ्लिक्टिंग पॉलिसी एंड लैक ऑफ अ कंप्रेहेंसिव फ्रेमवर्क फॉर मैनेजिंग डाटा फ्लो, ठीक है। एक प्रॉपर मैनेजिंग डाटा फ्लो के लिए कोई एक प्रॉपर एक फ्रेमवर्क नहीं था, तो इसलिए भी हमें नीड थी, ठीक है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इमर्जिंग प्रॉब्लम्स हमें देखे दे रहे हैं, जैसे ट्रेड डिटोरेटिंग एक्शंस, ठीक है, जो भी डिजिटल जायंट, ठीक है, डिजिटल फील्ड में बहुत ज़्यादा प्रॉस्परस हो, ठीक है, उनके वजह से जो ट्रेड डिटोरेट हो रहा है, इन सारे जैसे एक्टिविटी को फेस करने के लिए, जो डाटा फ्लो को मैनेज करने के लिए भी हमें इसकी नीड थी। नेक्स्ट इज मूविंग टू वर्ड सोसाइटी 5.0, it underscore how digitalization could tackle today's social challenges and assures in border transformation by optimizing societal एंड वेलफेयर सिस्टम, ठीक है। अभी जो सोसाइटी 5.0 इस वर्जन को इम्प्लीमेंट करने के लिए भी, ठीक है, जो काफ़ी ज़्यादा जो अभी हम सोशल चेंजेस दिखाई दे रहे हैं, जो भी ट्रांसफॉर्मेशन दिखाई दे रहे हैं, उसको फुलफिल करने के लिए भी जो है इसकी नीड दिखाई दे रही है, ठीक है। जैसे एग्जांपल देखा जाए इसी फील्ड में, तो डाटा रीयूज एंड शेयरिंग बिटवीन द गवर्नमेंट एंटिटीज़, ठीक है, कैन टैकल एजिंग सोसाइटीज़ एंड पब्लिक हेल्थ चैलेंजेस विद एन एक्यूरेटी प्रिवेंटिव केयर एंड मिटिगेटिंग इंक्रीजिंग कॉस्ट, ठीक है। इसको एक प्रॉपर मिटिगेटिव केयर के साथ डाटा हैंडलिंग हुई जाएंगी, ठीक है, किया जाएगा इन सारे का एग्जांपल, ठीक है। उसके साथ साथ यहाँ पे और एक एग्जांपल दिया है कि efficient and open access to the data are essential for tracking and enabling the delivery of a many UN sustainable development goal, सिग्निफिकेंट ऑफ अ डिजिटल इकोनॉमी, ठीक है, डिजिटल इकोनॉमी को भी एक सिग्निफिकेंस है, ठीक है, इसके भी एक नीड थी, उसको भी डिजिटल इकोनॉमी का जो मेन बेस हम बोल सकते हैं डाटा फ्लो होता है, ठीक है, उसको भी डील करने के लिए जो है हमें इस न्यू जो है फ्रेमवर्क, ठीक है, डाटा फ्री फ्लो विद द ट्रस्ट की नीड थी। पर इंडिया ने जो है न्यूज़ नहीं साइन किया है, अभी इसके भी बहुत सारे रीजंस हैं, वो भी हम देखते हैं। उसके पहले यहाँ पे जो है ओसाका डिक्लेरेशन जो है डिजिटल इकोनॉमी, उसके बारे में हम देखते हैं। ये डिक्लेरेशन जो है G20 समिट, ठीक है, 2019 का है, बाय G20 लीडर्स, ठीक है, जो पार्टिसिपेट करते हैं, ये जो मीटिंग हुई थी, ठीक है, जो निगोशिएट करते हैं ऑन कॉमर्स एट द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन अनाउंस, ठीक है, लॉन्च हुआ था ओसाका ट्रैक, एक प्रोसेस दैट एम करती है to intensify effort on international rule making on a digital economy, especially on a data flow and e-commerce, while promoting enhancing protection from intellectual property, personal property, personal information and cyber security। इन सारे तीनों का भी प्रोटेक्शन मिलके हमारा जो डाटा फ्लो है एंड इकोनॉमी ई-कॉमर्स है, उसका जो है प्रॉपर जो डिजिटल इकोनॉमी को रन करना, जो इसका मेन एम है, ठीक है। ओसाका ट्रैक, ठीक है, इज इंस्पायर्ड बाय द आइडियाज ऑफ अ डाटा फ्री फ्लो विद द ट्रस्ट, ठीक है, यह आइडिया जो ओसाका ट्रैक है वो इंस्पायर्ड ऑन द आइडिया ऑफ अ डाटा फ्री फ्लो ट्रस्ट, जो प्रपोज किया था जापान के जो प्राइम मिनिस्टर थे 2009 में, उन्होंने प्रपोज किया था वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में। कंसर्न क्या है, सबसे पहला है लैक ऑफ क्लियरिटी, जो कंसेप्ट है, ठीक है, ये जो कभी कंसेप्ट है जो डाटा फ्री फ्लो विद ट्रस्ट, ठीक है, इसका जो कंसेप्ट है उसका हम बोल सकते हैं कंसेप्ट जो है क्लैरिटी नहीं है, वेल अंडरस्टूड नहीं है, और कंप्रेहेंसिव जो है प्रॉपर नहीं है कि वो कैसा लेजिस्लेशन लाएगा कंट्रीज़ में, ये एक मेजर कंसर्न था। नेक्स्ट इज नीड टू प्रिजर्व द पॉलिसी स्पेस फॉर डेवलपिंग कंट्री, इंडिया लाइक मेनी अदर डेवलपिंग कंट्रीज स्टिल नीड इन फेज ऑफ प्रिपेयरिंग लीगल एंड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क फॉर डाटा प्रोटेक्शन एंड ई-कॉमर्स लॉ, ठीक है, इंडिया जैसे काफ़ी सारे जो डेवलपिंग कंट्रीज़ है उनका एक प्रॉपर जो फ्रेमवर्क है जो रेगुलेट करता है डाटा प्रोटेक्शन या ई-कॉमर्स लॉ को, वो प्रॉपरली नहीं है, ठीक है। इसके वजह से जो है हम बोल सकते हैं इंडिया को ऐसा जो इंटरनेशनल लेवल पे, ठीक है, एक डिजिटल या जो ई-कॉमर्स रिलेटेड जो प्रोग्राम्स है, ठीक है, तो उसको फाइनलाइज करना, वो कहीं ना कहीं हम बोल सकते हैं एक प्रॉपर ये नहीं रह सकता है, ठीक है। तो इसके लिए भी हम बोल सकते हैं सेकंड पॉइंट, ठीक है। अभी ये क्या है, इम्प्लीमेंटिंग ऑन इक्विटेबल एक्सेस ऑफ अ डाटा, ठीक है, द एग्जिस्टिंग रेगुलेशन ऑन विच DFET इज सॉट टू बी
premise such as impeding cross-border flow of a trade may be inadequate to address Indian concern और डाटा एक्सेस। ठीक है, इंडिया का जो कंसर्न है, ठीक है, हमारी कंट्री में काफ़ी सारा जो डिजिटल डिवाइड दिखाई दे रहा है, और ऐसा रहता है कि अभी जितने भी कंट्री पार्टिसिपेंट हैं उन सारे कंट्रीज़ में भी डिजिटल डिवाइड का जो कंसेप्ट है वो अराइज हो रहा होगा। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं हम बोल सकते हैं कि जो एग्जिस्टिंग फ्रेमवर्क है या एग्जिस्टिंग रेगुलेशन है इस न्यू जो है डाटा फ्लो रिलेटेड ट्रस्ट के, तो वो कहीं ना कहीं हमें इनएडिक्वेट दिखाई दे रही है, और वो कहीं ना कहीं इनहेबिटेड है। जो बॉर्डर फ्लो होता है ऑफ डाटा, तो उसको पहले एड्रेस करना चाहिए और बाद में जो है इंडिया इसमें पार्टिसिपेट करे, ऐसा इंडिया का कंसर्न है। ठीक है, बाद में है apprehension over discussion over outside the World Trade Organization. The Osaka track will undermine unilateral and consequence-based talk on e-commerce taking place under the WTO work program on electronic commerce. Impact on a national policy and a law. तो इसके रिलेटेड यहाँ पे दिया है कि इंडिया ने फाइंड किया है डाटा लोकलाइजेशन सिग्निफिकेंट ऑन द ग्राउंड ऑफ अ नेशनल सिक्योरिटी, क्योंकि डाटा लोकलाइजेशन जो है बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट है इन द केस ऑफ अ नेशनल सिक्योरिटी हो। ठीक है, टू प्रिवेंट जो फॉरेन जो सर्विलेंस है एंड अटैक, ठीक है, फॉरेन सर्विलेंस और अटैक से बचने के लिए जो नेशनल सिक्योरिटी के बिहाफ में जो है काफ़ी सारा जो डाटा लोकलाइजेशन जो है, ठीक है, वो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसलिए जो है इसके बिहाफ में इंडिया ने एक डाटा प्रोटेक्शन लॉ भी एक लाया था, ठीक है, बिल लाया था 2019 में, जो काफ़ी सारे रेस्ट्रिक्शन लाता है कि जो ट्रांसफ़र कर जो होता है डाटा का आउटसाइड द इंडिया। अभी वे फॉरवर्ड में कुछ पॉइंट्स दिए हैं, ठीक है, एंड देन दिस अ कंक्लूजन। ठीक है, वे फॉरवर्ड में है कि इंकरेज एंगेजमेंट एट WTO, ठीक है, WTO के साथ जो एंगेजमेंट है उसको इंक्रीज़ करना चाहिए। WTO के जो प्रिंसिपल्स है, ठीक है, जैसे कि डिसीजन मेकिंग में हुआ या मल्टीलैटरल एग्रीड रूल हुआ, ठीक है, वो भी जो है उसको भी प्रॉपरली उसके साथ जो है उसको एंगेजमेंट जो है बढ़ाना चाहिए। नेक्स्ट इज अ प्रोवाइडिंग एडुकेट सपोर्ट फॉर द डेवलपिंग नेशन। ठीक है, डेवलपिंग कंट्रीज़ में पहले ही डिजिटल जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसका प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं दिखाई दे रहा है। ठीक है, उसके साथ साथ डिजिटल डिवाइड है, ठीक है, सपोर्ट लैक ऑफ ट्रेनिंग भी है, ठीक है, टाइमली ट्रेनिंग भी नहीं है, जैसे कैपेसिटी भी काफ़ी सारे सेक्टर्स में कम है, तो उनका जो है एक सपोर्ट पहले जो है उसको प्रोवाइड करना चाहिए, प्रॉपर बेस स्ट्रेंथन करना चाहिए। उसके बाद जो है ऐसे जो पॉलिसीज़ है या ऐसे जो इनिशिएटिव है उसको ओवरगो करना चाहिए, ठीक है, उसको हैंडल करना चाहिए। सम प्रिंसिपल एंड द पॉलिसी दैट मस्ट बी स्ट्रेंथन द डाटा फ्रेमवर्क को स्ट्रेंथन करने के लिए कुछ पॉलिसीज़ है यहाँ पे मेंशन है। सबसे पहला है होल्डिंग फर्म अकाउंटेबल फॉर मैनेजिंग डाटा दे कलेक्ट। ठीक है, जो भी फर्म्स हैं, ठीक है, उसको प्रॉपरली अकाउंटेबल होना चाहिए, प्रॉपर इंटर ऑपरेटेबिलिटी रहनी चाहिए। ठीक है, सेकंड इज डेवलपिंग एन अकाउंटेबिलिटी बेस्ड अप्रोच। ठीक है, एक अकाउंटेबिलिटी बेस्ड अप्रोच डेवलप करना चाहिए जितने भी फाइनेंशियल रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ हो, जो भी डिफरेंट अथॉरिटीज़ हो उनके बीच में। ठीक है, बाद में है रिवाइजिंग इनसफिशिएंट प्रोग्रेस एंड आउटडेटेड लीगल एग्रीमेंट। ठीक है, दैट गवर्न अ लॉ इन्फोर्समेंट रिक्वेस्ट टू एक्सेस अ डाटा स्टोर इन अदर कंट्रीज जुरिडिक्शन। ठीक है, तो रिवाइज करना चाहिए जो भी डाटा स्टोर होते हैं दूसरे कंट्रीज़ में, तो उसका एक प्रॉपरली रिवाइज होना चाहिए। ठीक है, आउटडेटेड लीगल एग्रीमेंट को भी प्रॉपरली रिवाइज करना चाहिए। नेक्स्ट इज एस्टैब्लिशिंग इंटरनेशनल रूल फॉर, ठीक है, इंटरनेशनल रूल होना चाहिए जो ट्रांसपेरेंसी, ठीक है, उसके साथ साथ सेटलिंग जो क्वेश्चन होते हैं ऑफ जुरिडिक्शन, इंक्रीज कोऑपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन बिटवीन द क्रॉस बॉर्डर रिक्वेस्ट एंड द लॉ एनफोर्समेंट। डेवलप करना चाहिए लीगल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव फ्रेमवर्क फॉर रेस्ट्रिक्टिंग लीगल जो इनलीगल डिस्ट्रीब्यूशन होता है और यूज़ ऑफ अनलाइसेंस कंटेन, उसका भी प्रॉपर एक फ्रेमवर्क होना चाहिए। उसको हैंडल करने के लिए सपोर्ट होना चाहिए इरप्शन फॉर सिक्योर डाटा फ्लो एंड अ डिजिटल टेक्नोलॉजी। अभी कंक्लूजन है कि गिवन द क्रिटिकल रोल प्लेड बाय द डाटा एज एन इनेबलर ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड द सोशल वेल-बीइंग, एनी रिफॉर्म रिलेटेड टू द क्रॉस बॉर्डर डाटा फ्लो मस्ट प्रिजर्व कोर वैल्यू एंड फंडामेंटल प्रिंसिपल्स सच एज द नॉन डिस्क्रिमिनेशन, इंक्लूजन, रिकॉग्नाइजिंग ऑफ अ स्पेशल एंड डिफरेंशियल ट्रीटमेंट एंड कॉन्सिक्वेंस बेस्ड डिसीजन मेकिंग। ठीक है, अभी जो क्रिटिकल रो पे करता है डाटा, ठीक है, काफ़ी सारे जो सेक्टर्स है, इकोनॉमिक ग्रोथ हुआ, डेवलपमेंट हो गया, सोशल वेलबींग, ठीक है, तो जो भी
क्रॉस डाटा फ्लो होता है, ठीक है, क्रॉस बॉर्डर डाटा फ्लो, तो उसको एक जो है उनकी मेन जो फंडामेंटल वैल्यूज़ होती है कि सबको विदाउट डिस्क्रिमिनेशन ट्रीट, ठीक है, एक स्पेशल जो है डिफरेंशियल ट्रीटमेंट ही उसको एकदम रिकोगनाइज करके, ठीक है, इंक्लूसिवनेस, ठीक है, इन सारे सेक्टर्स को कंसिडर करके जो है हमें जो है पॉलिसीज़ जो है या जो भी इनिशिएटिव्स है उसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए। इस तरीके से हम कंक्लूड कर सकते हैं। इन दिस वे हमने जो इंटरनेशनल रिलेशन का सेक्शन है उसको ख़त्म कर दिया। हैव अ नाइस डे एंड प्लीज़ डू लाइक, comment and subscribe. Thank you.